कम से कम एक पीडीएफ कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अब वो पीडीएफ वाला जो पार्ट 1 है उसमें भी क्या हुआ है, तुम्हारा हाई कोर्ट बचा हुआ है और ये वाला भी बचा हुआ, तो इसको कंप्लीट करके मैं नया पीडीएफ स्टार्ट करूंगी। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ते हैं क्योंकि एग्जाम में आता भी है। आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया। रशिया से हम लोग को इंस्पायरेशन मिला है फंडामेंटल ड्यूटीज का। ठीक है, नॉट प्रेजेंट इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था। मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना, तो उस टाइम ये मेंशन नहीं था, ओरिजिनली नहीं था। जब भी किसी चीज के साथ ए लगा हुआ हो, समझ जाना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम नहीं था, ये इमेंड होकर बना है। फंडामेंटल ड्यूटीज बोला है कि जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन से आया था उस वक्त नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया था। कब ऐड किया गया था? These were incorporated in Part 5A of the Indian of the Constitution by the 44 Amendment Act 1976, recommendations of Saran Singh Committee. Saran Singh Committee ने recommendations किया और 42 Constitutional Amendment Act 1976 के थ्रू पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया है। ठीक है, ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी थी वो हम लोगों को पढ़ना है। जब फंडामेंटल ड्यूटीज आई थी तो 10 थी। ठीक है, लेकिन 10 थी, लेकिन वन मोर ड्यूटी वाज ऐड, लेकिन एक और ड्यूटी को ऐड किया गया, और वो जो ड्यूटी को ऐड किया गया था वो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। यानी अब तुम अगर देखोगी तो इसमें 11 ड्यूटीज हैं। ठीक है, कौन से आर्टिकल के अंदर आती है? आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर तुम देखना चाहोगी तो ये बात देखना, अगर तुमसे कोई पूछे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1976 ये आई है, इस वक्त तुम्हारा फंडामेंटल ड्यूटीज आई है। ठीक है, लेकिन वन मोर ऐड किया गया कब? वन मोर ऐड किया गया कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू और कब? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 है ना, एक ऐड किया गया है। तो अब क्या है, प्रेजेंट कितना है? प्रेजेंट जो है वो टोटल है, प्रेजेंट टोटल 11 ड्यूटीज है। जब आया था तो 10 था। ठीक है, आया कब था? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, वन मोर ऐड किया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। अभी कितना है टोटल? 11 है। चलो एक एक करके पढ़ते हैं, ऊपर क्यों नहीं जा रही? फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51A में इसके बारे में मेंशन किया गया है। भाई ये कोई जस्टिक से बन लेंगे। मैं कल तुम लोगों को फंडामेंटल राइट्स पढ़ाई थी, फंडामेंटल राइट का अगर वॉयलेशन होगा, क्या करा, फंडामेंटल राइट का अगर वॉयलेशन होगा, ठीक है, तो तुम कोर्ट जा सकती हो, यानी वो जस्टिसेबल है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज नॉट जस्टिकेबल, इसका अगर वॉयलेशन होता है इसके लिए तुम कोर्ट नहीं जा सकती हो। ठीक है, कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय द कोर्ट, हाउएवर पार्लियामेंट में इसके ऊपर जो भी कानून होगा, जो भी लॉ बनाएगा, पार्लियामेंट बना सकता है। ये सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही दिया गया है, कोई फॉरनर को नहीं दिया गया है। इसका लाने का पर्पस क्या है कि सिविक एंड मोरल ड्यूटीज को प्रमोट करना। ये हेल्प करता है कि सिटीजन अपहोल्ड वैल्यू एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ। यहाँ पे सिटीजन को भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज के थ्रू। इंस्पायरेशन बाय, बोले कि इसका रूट इंडियन ट्रेडिशन से मिलेगा आपको देखने को। यहाँ से इंडियन ट्रेडिशन, मैथोलॉजी, रिलीजन, प्रैक्टिस, ये सब आपको देखने को मिलेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज के इंस्पायरेशन मिलेगा। एक चीज तुम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना है, जो कि अगर ये सुषमा रहती तो उसको थोड़ा मे भी फायदा देता है, ये उसका इंटरव्यू के लिए डीप में पढ़ना है। हम लोग सुनते हैं सरन सिंह कमेटी जो है वो रिकमेंडेड करती है ना। 10 हम लोग सुनते हैं कि जब फंडामेंटल ड्यूटीज आई है तो ये थी 10। ठीक है, हम लोग यही जानते हैं। लेकिन क्या सरन सिंह कमेटी ने सजेस्ट किया कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज होना चाहिए, तो क्या 10 का 10 ड्यूटीज को एक्सेप्ट किया गया? नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को 10 सजेस्ट करते हैं सरन सिंह कमेटी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट करते हैं सिर्फ 8।
ठीक है, सिर्फ 8 ही ड्यूटीज को फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐड करते हैं और 2 जो और ड्यूटीज है ना उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐड करती है कि ये 2 हमारे तरफ से रहेगी। ठीक है, सरन सिंह कमेटी ने भी तुम्हारा ये क्वेश्चन तो अगर पूछेगा कि रिकमेंडेशन किसने किया तो सरन सिंह कमेटी ने, लेकिन इन्होंने जो 10 जो सजेस्ट किया था ना उसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिर्फ 8 ही माना, 2 को उन्होंने क्रॉस कर दिया। ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि 2 मेरे तरफ से रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 ऐड करके तब जाके टोटल 10 बना था। ठीक है, करंट टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज तुम्हारी कितनी है तो 11 है। तो एक ऐड कब किया गया था तो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। जस्टिस जे एस वर्मा कमेटी जो कि 1919 की है, इन्होंने भी फंडामेंटल ड्यूटीज को रिव्यू किया है। अगर तुमसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे कि फंडामेंटल ड्यूटी से कौन कौन कमेटी जुड़ी हुई है तो एक तो सरन सिंह कमेटी जिन्होंने रिकमेंडेशन किया, उसके बाद जस्टिस तुम्हारा जस्टिस जे एस वर्मा आते हैं और उनके कमेटी का नाम है जस्टिस जे एस वर्मा कमेटी जो कि 1999 की कमेटी है। और इस कमेटी में वो फंडामेंटल ड्यूटीज की वर्किंग को क्या करते हैं रिव्यू करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज मेरे ख्याल से खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज को। देखो पूरा डीप में लिखा हुआ है लेकिन मैं डीप में नहीं पढ़ाऊंगी, देखती हूँ जो जो मुझे मन करेगा मैं डीप में पढ़ाऊंगी, जो जो लिखा हुआ है उसको ऊपर ऊपर पढ़ाऊंगी। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ना है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से कहाँ तक है भाई, आर्टिकल 51A क्लॉज ए से लेकर के तक पूरा फंडामेंटल ड्यूटीज है। पहला बोला गया है एबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम रिलेटेड। ये मैं बताऊंगी इसका मतलब क्या है, पहले ये समझो। अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आपको कॉन्स्टिट्यूशंस के जो भी आइडियाज हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस है उसके आपको रिस्पेक्ट देना होगा। नेशनल फ्लैग को आपको रिस्पेक्ट देना होगा। नेशनल एंथम, जैसे नेशनल एंथम को तुम रिस्पेक्ट कैसे दोगी, नेशनल एंथम जब होगा तो सारे लोगों को खड़ा हो जाना है, अगर कोई खड़ा नहीं हुआ तो डिसरिस्पेक्ट है। नेशनल फ्लैग को आप कहीं पे फेंक नहीं सकते हैं क्योंकि वो नेशनल फ्लैग है, तो आपको रिस्पेक्ट देना होगा। और ये बोला गया है नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में बोला गया है, मत याद करो खाली वैसे ही लिख दियो। बाकी एक नंबर ये वाला याद करना है, फंडामेंटल ड्यूटीज। एक्ट ना याद करोगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पहला बोला गया है। दूसरा बोला गया है चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज इंस्पायरेशन ऑफ द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जो हमारे नेशनल फ्रीडम फाइटर है ना, जो इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए स्ट्रगल किए हैं, उनसे हम लोग क्या करेंगे, नोबल आइडियाज को, उनके नोबल आइडियाज को फॉलो करेंगे। उनके जो भी 40 नोबेलेबल पर्सन है, नोबल आइडियाज उनके, जैसे गांधी जी का नोबेल आइडिया क्या आएगा तुम बोलोगे, तो वो भी एक फ्रीडम फाइटर ही थे। तो उनका नोबेल आइडिया तुम देखोगे तो मिलेगा तुमको ये नॉन वायलेंस। तो उनके आइडिया से इंस्पायरेशन होंगे हम लोग। ठीक है, तो बोला जो भी नेशनल स्ट्रगल रह चुके जैसे भगत सिंह, गांधी जी, उन लोगों के लिए उन्होंने जो नेशनल स्ट्रगल किया है फ्रीडम के लिए, उस आइडिया से हम इस आइडिया लेंगे। मान लो हमको कोई प्रोटेस्ट करना है, ये करना है, तो मैं गांधी जी की ही आइडिया को फॉलो करूंगी क्योंकि गांधी जी बोलते हैं आप कोई भी प्रोटेस्ट वगैरह करो तो नॉन वायलेंस से करो, आपका वो काम इजीली सॉल्व हो जाएगा, मार धार से कुछ नहीं होगा। तो मैं उनके आइडिया से इंस्पायर होकर करूंगी वो काम। तो ये किस में बोला गया है, बी में बोला गया है। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की जो इंटीग्रिटी है, यूनिटी है, सॉवरेनिटी है, उसको प्रोटेक्ट करना और अपहोल्ड बना के रखना। ठीक है, डिफेंड द कंट्री एंड रैंडम नेशनल सर्विस व्हेन कॉल अपन। चलो मैं बताती हूँ। यूक्रेन में जब तुम्हारा लड़ा, अभी तुम देखी होगी यूक्रेन में लड़ाई हो रहा है, यूक्रेन और रशिया में। यूक्रेन के लोग अब अपने सिविलियन को बोल रहे हैं कि तुम लोग आके वार में पार्टिसिपेट करो। उसी तरह अगर इंडिया में वार होता है और वार बहुत कंटिन्यू चल रहा, अब वार में मिले फौज जो है वो कम पड़ रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, मिलिट्री वाले, वो लोग बोलेंगे कि आओ तुम लोग अपने कंट्री को डिफेंड करने के लिए आओ लड़ाई करो, सिविलियन को बोलेंगे। तो ये आर्टिकल डी में लिखा गया है कि डिफेंड द कंट्री, कंट्री को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए रैंडम नेशनल सर्विस देना होगा जब आपको जब आपको बुलाया जाएगा, जब आपको बुलाया जाएगा कि भाई आइए आपको भी लड़ाई करना है, ये आप भी आइए लड़ाई में इन्वॉल्व होइए। ठीक है, तो आपको जाना पड़ेगा कंट्री को डिफेंड करने के लिए। आपको कंट्री के अंदर हारमोनी को प्रमोट करना है, ब्रदरहुड को, ब्रदरहुड के स्पिरिट और हारमोनी इस सबको क्या करना है भाई, प्रमोट करना है, जितने भी लोग हैं ना सभी।
उसके बाद बोला कि देखो भाई ये तो बात तुम मैंने बोल दिया कि हारमोनी करना है, ब्रदरहुड को स्प्रेड करना है, लेकिन तुमको एक चीज और करना होगा, विमेन की डिग्निटी, इसको तुम डिग्रेडेड होने नहीं दोगे। वीमेन की डिग्निटी को, यदि वीमेन को रिस्पेक्ट देना, ये आर्टिकल ये सॉरी ये फिफ्थ में लिखा हुआ है, यानी ई में लिखा हुआ है। फिर बोला वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री एंड कॉम्पोजाइट कल्चर। रिच हेरिटेज क्या है बताओ तो, व्हाट इज द रिच हेरिटेज, किसी को पता है? पता है तो बताओ, कोई एग्जांपल दे दो। नहीं चलो मैं बताती हूँ, नहीं पता तो। रिच हेरिटेज उसको ही बोलते हैं, जैसे कि तुम, हम लोगों का मोनूमेंट्स हो गया, ठीक है, ताजमहल यूनेस्को के अंदर है, वहां पे लोग आते घूमने के लिए, अजंता केव्स, अरोरा केव्स, ये सब क्या रिच हेरिटेज है ना। तो यहाँ पर ये जो रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री का जो कल्चर से जुड़ा हुआ है, बाहर बाहर के लोग आते हैं ताजमहल में घूमने के लिए, बाहर के लोग आते हैं अजंता केव देखने के लिए ठीक है, नेशनल पार्क देखने के लिए, अरे बड़े बड़े जो है, वो सब हो गया तुम्हारा इंडिया का हेरिटेज साइट। उनको आपको प्रिजर्व करके रखना है और उनको वैल्यू भी देना है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, आपको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, लेक्स हो गया, रिवर हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, है ना, ये जितने भी लिविंग क्रिएचर है उनके साथ आपको कंपनसेशन रखना होगा, और फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, इन सबको आपको प्रोटेक्ट करना होगा। ये बोला गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, ठीक है, ये पेपर वन में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। यहाँ पे बोला गया है कि भाई आपको प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करना होगा। बोला टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। डिप्लोमेट सेंटर का मतलब क्या है, चलो मैं बता रही हूँ काली बिल्ली रास्ता काट दी, अब हम नहीं जाएंगे। क्यों? काली बिल्ली रास्ता काट दी, काली बिल्ली रास्ता काट दी, हम नहीं जाएंगे, ये बिल्कुल ही इलॉजिकल बात है, साइंस इसको नहीं मानती है, ठीक है ना। भूत प्रेत चीज को साइंस नहीं मानती। अच्छा कौन कौन ब्लैक मैजिक पे कौन कौन बिलीव करता है, जल्दी बताओ तो मुझे, ब्लैक मैजिक पे कौन कौन बिलीव करता है, तब मैं बताऊंगी आगे, बोलो। कोई नहीं हाँ दे। करती हो, आरती तुम करती हो? हमको तो ये तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, हाँ लेकिन सुनते हैं ये सुनते सब। होता है, मैं भी होता होगा, मैं भी सुनती हूँ। तो देखो जो हाँ जो लोग ब्लैक मैजिक पे विश्वास करे, बिलीव करे, तो उसको बोल रहा स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी रिफॉर्म, मतलब तुम स्पिरिट, इस इन सब चीजों पे बिलीव ना करो। होता है ब्लैक मैजिक, लेकिन ब्लैक मैजिक का क्या होता है कि बहुत सारे लोग उससे एडवांटेज उठाते हैं। जैसे मैं तुम लोगों को एक बात बताती हूँ, हो सके याद होगा, जैसे कुछ कुछ होता है लेकिन कुछ कुछ नहीं भी होता है। जैसे कोई एक इंसान बोलता है कि मैं बहुत बड़ा आलम हूँ, मैं ये ब्लैक मैजिक को हटा दूंगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं उसकी बातों में आ जाते हैं कि हाँ हाँ ये सही बोल रहा, ठीक है, ये सही बोला, चलो हम इसकी बात में आ जा रहे हैं, और क्या करते हैं हम लोग पैसा दे देते पूरा, ठीक है। अब पैसा दे दे तो वो हम लोग क्या कर रहे हैं, वो हम लोग स्पिरिट को यूज कर रहे हैं, हम लोग साइंटिफिक टेम्पर नहीं कर रहे। तो यहाँ पे बोला कि आप किसी की बातों पे नहीं आए, अपने अंदर डेवलप साइंटिफिक टेम्पर लाए। किसी भी चीज पे बिलीव करने के लिए पहले साइंस लॉजिक को यूज करो। क्या ऐसा होता है? जैसे मैं बताती हूँ कि एक मौलाना साहब है, ठीक है, तो मेरा बहुत तबीयत खराब हो जाता, तो मैं गई वहाँ, मैं पहले ही जाके बोली, मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे सब आता है, ऐसे नहीं किसी मुस्लिम आती, हिंदू मुस्लिम दोनों। तो मैं भी गई हुई थी वहाँ पे, एक अदर कास्ट जैसे हिंदू को एक हिंदू भी आए हुए थे, ठीक है। तो और मैं भी गई हुई थी, तो मुझे तो बहुत खराब लगा, बहुत दिन का बात है, जब मैं गई मतलब मास्टर्स में पढ़े थे तब का बात है। तो तभी मैं अपने मम्मी को बोली कि नहीं जाना होगा, ये बिल्कुल खराब हमको लग रहा है। तो हमको ये इसलिए बुरा लगा वो बात, कि वो ना मौलाना साहब बैठे हैं, और वो जो हम बताए ना कि एक ये थे, जैसे एक मौलाना साहब तो मुस्लिम थे, मैं भी मुस्लिम, और एक आए थे हिंदू, ठीक है। इस तरह से तीन आदमी वहां पे था, मैं भी थी तो वो जो पर्सन जो थे ना, उनका पापा का बीमारी था शायद, ऐसा बीमारी कि डॉक्टर जवाब दे दिया था, ठीक है, कि डिजीज था जैसे कैंसर वगैरह, ऐसे जानलेवा बीमारी था कुछ, ठीक है, तो डॉक्टर ही दे दिया। तो वो उसके हस्बैंड और उसकी वाइफ आई और मौलाना साहब को बताई कि देखिए ना,
है ना, ऐसा ऐसा हो गया, डॉक्टर ऐसा ऐसा बोला। तो मौलाना साहब पता क्या बोले, तुम्हारा रिलेटिव्स किया, मतलब तुम्हारे घर का बगल में जो रिलेटिव्स है ना वो कुछ कर दिए, ठीक है। तो तो आदमी बोला कौन, मेरे चच्चा लोग ही मेरे बगल में रहते हैं। तो मौलाना साहब बोले हाँ रिलेटिव्स किया। देखो एक गलत बात, वो तो बीमारी है, साफ दिख रहा है। यहाँ पे हो रहा साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो, तुम अपने माइंड में ये बात डेवलप करो कि जैसे वो बोले कि डॉक्टर जवाब दे दिए कि बहुत दिन, एक हफ्ता, एक महीना ऐसे करके बचेंगे, उससे ज्यादा नहीं बचेंगे। और वो लोग आके बोले उनको कि देखिए डॉक्टर ऐसा ऐसा बात बोला, मैं वहीं बैठी हूँ, मैं सब बात को ऑब्जर्व कर रही हूँ। तो वो पर्सन ही बोले ना कि तुम्हारे बगल में जस्ट तुम्हारा रिलेटिव को रहता है, वही ना कर दिया है, ठीक है, कोई भेज दिया है तुम्हारे घर में। तो वो बोला आदमी कि ये चीज कैसे खत्म होगा, तो वो बोले ना कि आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। तो कितना भाई, कितना पैसा, तो बात 5600, 5600 पैसा आपको जमा करना पड़ेगा। और हम देखे वो आदमी 5600 निकाल के एक हाथ से उसको दे दिया, ठीक है, दे दिया। और देखो एक तो पैसा दिया, और एक यहीं पे बोला कि आप डेवलप करें साइंटिफिक टेम्पर। अब जैसे वो आदमी पैसा निकाल के दिया 5600, उसको तो साइंस वहां पे लॉजिक यूज करना है ना, कि जब वो मतलब कैंसर टाइप की बीमारी है, वो तो ठीक नहीं होने वाली है। जब डॉक्टर बोल दिया कि भाई लास्ट स्टेज चल रहा है, तो फिर तो कुछ नहीं, तो वहां पे आप साइंटिफिक टेम्पर को यूज करो। आप किसी स्पिरिट के बात पे मत आओ, कोई स्पिरिचुअल वे पे मत जाओ, ठीक है, वो खराब है। होता है ब्लैक मैजिक, मैं ये नहीं बोली नहीं होता, थोड़ा बहुत मैं भी बिलीव करती हूँ, बट वहां पे तुमको साइंटिफिक टेम्पर को यूज करना था, है ना। लेकिन उस आदमी ने क्या किया, नहीं यूज किया। आना तो पता क्या किया, एक नेगेटिविटी उसके दिमाग में बैठ गया अपने रिलेटिव्स के लिए। अब मैं ये सुनी तो मैं वहाँ बैठ के तो मेरे मम्मी को भी यही बात बोला, 5600 ला के दीजिए, ऐसे ऐसे है, हम घर में हम नहीं जाएंगे, चाहे जो हो जाए। हाँ, ये सब ठीक होने का रहेगा तो अल्लाह ताला की मर्जी में ऐसे बोले, बाकी ऐसा वैसा नहीं करेंगे हम कुछ भी। तो बहुत छोटे थे तब की बात है, मतलब छोटे थे कहाँ, मतलब वही ग्रेजुएशन में मास्टर से पढ़े तब तब वो बात मेरे दिमाग में हमेशा बैठती है कि लोग कैसे विश्वास कर लेंगे। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, वहां पे उस आदमी को अपने माइंड में साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना था। ये सोचना था कि डॉक्टर ने तो बोल दिया लास्ट स्टेज है, तो फिर ये क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं। और उन्होंने बोला कि देखिएगा ना 3-4 दिन में तबियत ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो जब डॉक्टर बोले तो कुछ नहीं होगा, तो भाई वही इस बात पे इंडिया में बोल रहा है कि आप कोई किसी चीज को इंक्वायरी करना चाहते हैं, रिफॉर्म करना चाहते हैं, तो स्पिरिट का ना यूज करें। जैसे वो आदमी स्पिरिट का यूज किया कि हाँ, बहुत चीज जलाने उलाने के लिए दिया कि जलाने तो ठीक हो जाएगा। तो मेरी एक बात सुनो, अगर जलाने उलाने से ठीक होता, तो इतना बड़ा बड़ा लोग है जो बेमौत मर जा रहा, तो होता ना, नहीं। तो वहीं पे यही बोले कि अगर आप किसी चीज को रिफॉर्म करना चाहते हो, किसी चीज का इंक्वायरी करना चाहते हो, तो स्पिरिट का मत यूज करो, ठीक है। आप साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करो। आप देखो जो चीज नहीं है, जो चीज पॉसिबल नहीं है, वो कभी नहीं हो पाएगा। हाँ, उम्मीद रखो, होप रखो, होप तो सब रखता है, बट तुम किसी के बातों में आकर किसी के बातों पे मत आओ, ठीक है। उम्मीद अलग चीज है और किसी की बातों पे आना अलग चीज है। टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्स वायलेंस, बोल रहा है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ करके रखना है, ठीक है। पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है बताओ, पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है, बोलो, किसी को पता है। जैसे बाहर का रोड हो गया। बोलो और बोलो, हाँ भाई ऐसा ही बोलिए। गवर्नमेंट का, जैसे गवर्नमेंट का जितना भी चीज है ना तुम्हारा, वो सब सारे ही जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी है। जाते हैं जैसे कहीं भी, जैसे इतना है, ताजमहल हो गया, हाँ हाँ, इंडिया गेट हो गई। बिल्कुल। तो उसको आपको क्या करना है, तुमको बचाना है। किस चीज से बचाना है भाई, तुमको बचाना है उसको, किसी भी तरह का वायलेंस ना हो, ठीक है। जैसे ताजमहल को कोई लड़ाई झगड़ा करके खराब कर रहा, या रोड पे ही कोई वायलेंस कर रहा, रोड को तोड़ रहा, ये कर रहा, तो उस उन सब चीजों से तुमको बचाना है, ठीक है। डैमेज होने से बचाना है। strive for excellence, always pair of individual collective activity so that the nation rise the higher level of the achievement। तुमको ना स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंट करना होगा। कहने का मतलब है तुमको हर स्पेयर में अपने कंट्री के लिए कुछ अच्छा करना होगा, ठीक है। जैसे तुम देखी होगी इंडिया का जो इंडिया ने जब वर्ल्ड कप जीता, विमेन वर्ल्ड कप अभी, तो वो लोग क्या है तुम्हारा, वो एक फंडामेंटल ड्यूटीज है, उन्होंने अपने कंट्री के लिए कुछ किया। तो तुमको भी अपने कंट्री के लिए कुछ हायर अचीवमेंट करना होगा, ठीक है। एज ए सिटीजन, एज ए सिटीजन तुमको अपने कंट्री के लिए
अपने नेशन के लिए कुछ हायर लेवल का अचीवमेंट करना होगा, अपने नेशंस को उठाने के लिए। कलेक्टिवली, चाहे कलेक्टिवली करो चाहे इंडिविजुअल करो, हर स्पेयर में कुछ अच्छा करना होगा, एक्सेलेंट करना होगा। ठीक है, 10 में बोला गया है। तो अभी जो तुम्हारा विमेन वर्ल्ड कप जीती है वो क्या है, कंट्री के लिए एक हाई अचीवमेंट ही है। ठीक है, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन वन चिल्ड्रन वार्ड बिटवीन एज ऑफ 6 and 14 ईयर, 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, ये तो पढ़ा ही हुआ होगा, है ना, में बोला गया। जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करो, तो मैं इसे नहीं सॉल्व कराती लेकिन आ गया तो करेगा। यहाँ पे मैं बता देती हूँ आंसर क्या होगा। तुम लोग ना इसको छोड़ दो, मैं पहले पढ़ा देती हूँ उसके बाद सॉल्व कराऊंगी, क्योंकि होता है लास्ट में तुम्हारा फ्लो टूट जाता है, फ्लो है बना हुआ अच्छा। देखो वैसे तो मैं ऐसे भी पढ़ाती हूँ केस, लेकिन इंपॉर्टेंट केस का कम से कम डेट याद कर लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट केस का डेट याद कर लो, उसके बाद देखो। तो मैं देखती हूँ मिनरवा मिल्क कहाँ तक का मैं लिखी हूँ इसको। आ जाओ, एक एक पाला कोच वर्सेस मद्रास। बताओ ये केस के बारे में कौन कौन जानता है? एक के गोपाला वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। आरसी हाँ बताए थे। बताओ, अगर थोड़ा बहुत भी याद है तो। मैं बता रही हूँ, अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, चलो मैं बताती हूँ। देखो हाँ एक, बताए थे। हाँ बोलो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो। एडमिशन। हाँ। ठीक है मैं बताती हूँ, चलो। एक एक गोपाला वर्सेस केस जो है ना, ये 1950 का है। पहले तो तुम ये याद करो, ये केस कब का है, एग्जाम में आता है। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से बता रही हूँ इसको, शॉर्ट में मैं लाई हूँ यहाँ पे। एक के गोपाला जो थे ना, ये कम्युनिस्ट लीडर थे। क्या थे? कम्युनिस्ट लीडर। ओके, ये कम्युनिस्ट लीडर थे। इनको 1947 में डिटेन कर लिया जाता। डिटेन कर लिया जाता है कौन से एक्ट के थ्रू, मैं बता रही हूँ। एक एक्ट था, प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव डिटेंशन डिटेंशन एक्ट 1950 के थ्रू इनको क्या किया गया था, तुम्हारा डिटेन कर लिया गया। ठीक है, तो ये क्या कर रहे थे एक्चुअल में, ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, ए के गोपाला ने जब इनको डिटेन किया गया, तो ए के गोपाला जो थे, ए के गोपाला कम्युनिस्ट लीडर, इन्होंने बोला कि इन्होंने आर्टिकल 32 को यूज किया और गैग कोर्ट। ठीक है, गैग कोर्ट अब बोला कि सर मुझे ना अनलॉफुल तरीके से डिटेन किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 32 का यूज करके ये जाते हैं कोर्ट। अब कोर्ट में जाकर बोलते हैं कि सर मेरा आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, इन सब का वायलेशन हुआ है। अच्छा से स्टोरी समझना, बहुत अच्छे से बता रही हूँ। कम्युनिस्ट लीडर जो थे 1947 में, अ, इनको क्या कर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है। ठीक है, कौन से एक्ट के थ्रू? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 में। केस होता है तुम्हारा 1950 में, ठीक है ना, डिटेन किया जाता है इस टाइम, लेकिन केस होता है 1950 में। बोला जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के अकॉर्डिंग गोपाला, ए के गोपाला को जेल में डाला जाता है। ए के गोपाला आर्टिकल 32 रिट्स का यूज करते हैं, और यूज करके सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में बोलते हैं कि सर मेरा आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और 21 का वायलेशन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ये बात बोला गया। तो इसमें पता है क्या किया गया, इन्होंने बोला, क्योंकि आर्टिकल 14 में बोला गया इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 19 में बोला गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 21 में बोला गया राइट टू लिबर्टी, है ना, लिबर्टी दिया गया है। लेकिन फिर क्यों हमको डिटेन किया गया, है ना, क्यों मेरा वायलेशन किया गया आर्टिकल का। ठीक है, तो यहाँ पे जो जजमेंट आता है ना सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है यहाँ पे, आर्टिकल 21 का डिफिनेशन को नैरो कर देते हैं, नैरो।
नैरो कर देती है पर्सनल लिबर्टी। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है ना AK गोपाला के फेवर में केस नहीं सुनाते हैं, ठीक है। वो वो क्या करते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ को दूसरी तरीके से तोड़ ममोड़ के इंटरप्रेट करते हैं। आर्टिकल 19 को, आर्टिकल 21 को नैरो कर देते हैं, ठीक है। और ये केस जो है ना AK गोपाला मतलब जब जजमेंट आता है ना तो AK गोपाला के फेवर में नहीं आता है। बोला जाता है कि हाँ, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अकॉर्डिंग आपको डिटेन किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे AK गोपाला जो है ना वो केस हार जाते हैं। और ये केस किसके सपोर्ट में चला जाता है, तुम्हारा गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, वही गवर्नमेंट के सपोर्ट में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहानी ये है। कहानी हम पूरा नहीं बताएंगे, पूरा स्टोरी याद करना। AK गोपाला केस में क्या होता है कि AK गोपाला एक कम्युनिस्ट लीडर थे और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनको डिटेन कर लिया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950s में, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जब AK गोपाला को किया गया तो इन्होंने बोला कि सर मेरा फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 32 का यूज करके कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में जाकर बोलते हैं, जाने के लिए आर्टिकल 32 यूज किया, लेकिन वहां पे जाके क्या बोलते हैं कि सर मेरा जो है ना आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब जजमेंट आया तो AK गोपाला के सपोर्ट में नहीं आया, गवर्नमेंट के सपोर्ट में आया। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक ऐसा एक्ट है जहाँ पे अगर कोई, देखो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में क्या बोला गया था, क्यों इसको किया गया था, स्टोरी समझो। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 में बोला गया था, कोई भी अगर, कोई भी पर्सन, कोई भी अगर ऐसा तीन कैसे हुआ, तीन आदमी कौन हुआ, दो ही है ना क्लास में आज, सिर्फ लक्ष्मी और आरसी है ना, हाँ है जी। ना, ठीक है। समझो पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या है, क्यों प्रिवेंटिव डिटेंशन में, क्यों उसके अकॉर्डिंग बोला गया कि गवर्नमेंट, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में बोला गया गवर्नमेंट को अगर लगेगा किसी भी पर्सन, अगर कोई पर्सन भाषण दे रहा है, ठीक है, या कोई पर्सन कुछ बोल रहा है और गवर्नमेंट को अगर लगेगा कि इस पर्सन के भाषण से राइट हो सकता है ना, लड़ाई हो सकता है, पब्लिक डिसऑर्डर हो सकता है, तो हम उस पर्सन को जाके जेल में डाल देंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्टेट ऑफ मद्रास ने यही यहाँ पे अपना ये दिया, तर्क दिया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में कि AK गोपाला जो है ना ये भड़काऊ भाषण दे रहे थे, ठीक है, इसलिए इनको जेल में डाल दिया गया है। समझ में आ गया। तो इसलिए जब तुम्हारा जजमेंट आया तो तुम्हारा AK गोपाला के सपोर्ट में नहीं आया, बल्कि स्टेट ऑफ मद्रास के सपोर्ट में आया, ठीक है। याद रखना AK गोपाला केस में तुम्हारा क्या हुआ था, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अकॉर्डिंग बोला गया था कि जैसे गवर्नमेंट को लगेगा कि अगर कोई पर्सन कोई भड़काऊ भाषण दे रहा है, ठीक है, अगर कोई भड़काऊ भाषण दे रहा है और गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ इस भड़काऊ भाषण से राइट्स हो सकते हैं, लड़ाई हो सकते हैं, है ना, सिचुएशन खराब हो सकता है, तब वो क्या करेंगे, उस पर्सन को जेल में डाल देंगे, ठीक है, उस पर्सन को जेल में डाल देंगे। तो यहाँ पे मद्रास गवर्नमेंट ने यही तुम्हारा बोला कि हमको तो यही लगा कि मतलब उन्होंने मतलब इनकी जो भाषा है उससे लोग भड़क जाएंगे, इसलिए मैंने जेल में डाला। तो यहाँ पे आर्टिकल 21 का डिफिनेशंस को नैरो कर दिया गया और प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो है ना उसको बड़ा कर दिया गया था, ठीक है, उसको बड़ा बड़ा कर दिया गया था। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अब तुम लोग भूलना मत, मतलब है भूलना मत ये, ठीक है। किसके फेवर में डिसीजन आया था, तो गवर्नमेंट के फेवर में ही डिसीजन आया था, ओके। क्योंकि उन्होंने साफ बोल दिया कि भाई मैंने तो ऐसे 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 करके मैंने किया, ठीक है। समझ में आ गया। मतलब यहाँ पे पता है क्या, यहाँ पे क्या फॉलो किया गया, यहाँ पे तुम्हारा प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ में, उसे पढ़ाऊंगी, उसका मतलब क्या, वो लॉ यूज किया गया कि हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे ना कि, हम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे ना कि प्रोसेस को, ठीक है। हम आर्टिकल 21 के डिफिनेशन को नैरो कर दिया गया, मतलब यहाँ पे राइट टू लिबर्टी का मतलब क्या है, जो करना है करो, तो पर्सनल लिबर्टी है ना, तो ये तो इसको लिबर्टी मिला हुआ, लेकिन इनके डिफिनेशन को छोटा करके प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का डिफिनेशन को बड़ा कर दिया गया कि नहीं भड़काऊ भाषण होगा तो जेल में डाल देंगे, ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ के जो डिसीजन आया था वो गवर्नमेंट के सपोर्ट में ही आया था और AK गोपाला का केस में उनके अगेंस्ट ही आया था। बाकी समझ में आ गया ना। चलो शंकरी प्रसाद पढ़ाते। समझ में आया, बताओ पहले इसको ना हाँ। कहानी, इसको कहानी जैसे याद करना, ठीक है।
स्टोरी ऐसा, कॉमिस्ट लीडर थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अकॉर्डिंग जेल में डाल दिया गया। तो उन्होंने आर्टिकल 32 का यूज़ करके जाके बोला कि मेरा 19, 14 और मेरा 21 का वायलेशन हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आर्टिकल 21 का डिफिनेशन को नैरो कर दिया और स्टेट ऑफ मद्रास के सपोर्ट में तुम्हारा कोर्ट ने जजमेंट दिया। शंकरी प्रसाद केस पढ़ेंगे, चलो आओ यहाँ पे क्या है। शंकरी प्रसाद केस वर्सेस ऑफ इंडिया, ये कहानी बहुत लंबा है। यहाँ पर भी अगर तुम ये कहानी भी पढ़ोगी तो बहुत बहुत बड़ा है। यहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ था, शंकरी प्रसाद केस, ये केस है 1951 का, पढ़ो इसको। कब की केस है, 1991। बोल रहा था भाई, यहाँ पे क्या था कि शंकरी प्रसाद केस 1951 की है। और इस केस में क्या हुआ था, इसका कीवर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट कैन अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। उसके बाद कहानी देखते आओ, जो कहानी क्या बोलो स्टोरी क्या है। इससे पहले क्या था कि अगर भी तुम किसी भी चीज़ को 9th शेड्यूल में रख देती हो, किसी भी चीज़ को 9th शेड्यूल में रख दोगी तो तुम उसको अमेंड नहीं कर सकते हो, या जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या, जुडिशियल रिव्यू का मतलब है जहाँ पे तुम्हारा गवर्नमेंट ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चेक करेगी कि पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया वो ठीक है कि नहीं, है ना, लोगों के लिए वो भला है कि नहीं। तो क्या किया गया कि लैंड रिफॉर्म एक्ट बनाया गया था, लैंड रिफॉर्म एक्ट, ठीक है। और बना के 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिया गया। अब जब 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिया गया तो जुडिशरी इसको क्या करेगी, जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है, ठीक है, कर दिया गया। अब यही सब बात को लेके लड़ाई हुआ कि अब देखो कहानी क्या था कि जैसे अब जिस स्टेट में लैंड रिफॉर्म एक्ट आएगा, जिस स्टेट में लैंड रिफॉर्म एक्ट आ जाएगा, तो जिस जिस पर्सन के पास भी 30 एकड़ से ज्यादा जमीन है, उसकी जमीन को गवर्नमेंट ले लेगी। 30 एकड़ से ज्यादा है, गवर्नमेंट ले लेगी। तो ज्यादातर मोस्टली तुमको गांव वगैरह में तुमको मिलेगा, पंजाब वगैरह एरिया में सबके साथ बहुत जमींदारों के पास बहुत बहुत जमीन हुआ करती थी, ठीक है। तो वो लोग सिर्फ 30 एकड़ जमीन रख सकते हैं और बाकी जमीन किसको देना पड़ेगा, बाकी जमीन तुमको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, लैंड रिफॉर्म एक्ट के अकॉर्डिंग। तो उसी तरह शंकरी प्रसाद का जो जमीन था वो गवर्नमेंट जो है ले रही थी, ठीक है। तो शंकरी प्रसाद ने बोला कि मेरा तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 31 का वायलेशन है, क्योंकि उस वक्त 1951 में आर्टिकल 31 तुम्हारा फंडामेंटल राइट था, 7 और 9 के अंदर, ठीक है। तो 31 और 7 के अंदर, ये आर्टिकल 19 के अंदर और आर्टिकल 31 के अंदर, ठीक है। बोले मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी तो मेरा फंडामेंटल राइट है ना, तो फिर आप मेरे से कैसे छीन रहे हैं, ये बात बोला गया। तो इन्होंने क्या किया, अमेंडमेंट कर दिया कुछ, गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट कर दिया। जब अमेंडमेंट किया गया तो बोला क्या, तब ये शंकरी प्रसाद जो है ना जाते हैं कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। अब बोलते हैं कि सर मेरा फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हो रहा है, मेरा आर्टिकल 31 का वॉलेशन हो रहा है, क्योंकि आर्टिकल 31 में साफ साफ लिखा हुआ है राइट टू प्रॉपर्टी, है ना, साफ साफ लिखा हुआ है। और 19 इफ में भी लिखा हुआ है राइट टू प्रॉपर्टी, उसमें फंडामेंटल राइट थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बोला कि ये लोग फंडामेंटल राइट को चेंज कर रहे हैं, चेंज कर ही नहीं सकते, अमेंड कर ही नहीं सकते, फंडामेंटल राइट को चेंज नहीं कर सकता है। शंकरी प्रसाद केस में जब ये तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देती है तो गवर्नमेंट के फेवर में जजमेंट दे देती है, बोलती है कि पार्लियामेंट जो है ना उनको पावर है कि वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, ठीक है। फंडामेंटल राइट को अमेंड करना चाहेगी तो कर सकती है, आर्टिकल 368 का यूज करके। देख लो शंकरी प्रसाद केस में क्या बोला गया है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है आर्टिकल 368 के अंदर, है ना। अमेंडमेंट का आर्टिकल क्या है तुम्हारा, आर्टिकल 368। इसी वाला जो डिसीजन है ना कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, इसी को ओवरराइड किया गया गोलकनाथ वर्सेस पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब केस में, ठीक है। अगर तुमको पूछा जाएगा कि जब शंकरी प्रसाद केस का डिसीजन क्या निकला, डिसीजन यही निकला कि पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को। अब यही बात को ओवरराइड किया गया गोलकनाथ स्टेट ऑफ पंजाब केस में कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती है। यहाँ पे जो तुम्हारा जजमेंट निकला ना, शंकरी प्रसाद के अगेंस्ट आया, यूनियन गवर्नमेंट के सपोर्ट में आया डिसीजन। यहाँ पर भी गवर्नमेंट जीत गई, यहाँ पर भी गवर्नमेंट जीत जाती है और शंकरी प्रसाद हार जाती है। बोला जाता है पार्लियामेंट को पावर है कि वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है। उसके बाद आया बेरूबारी केस। बेरूबारी केस का स्टोरी बहुत लंबा है, चलो मैं एक बार बता देती हूँ बेरूबारी केस क्या है। तुम लोग बेरूबारी केस तो मैं आरसी तुमको बहुत बार पढ़ाई होंगी।
अभी इतना टाइम है नहीं कि वो डिग्री बना है ना, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर बता देती हूँ। बेरूबारी यूनियन केस में क्या होता है कि बेरूबारी जो बेरूबारी जो है ना, पाकिस्तान बोलता है कि बेरूबारी मुझे दे दो, ठीक है। तो अ, बेरूबारी बेरूबारी को लेके इंडिया पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होता है, ठीक है। तो मतलब दोनों में डिसीजन हुआ कि ठीक है भाई चलो मैं दे देता हूँ। एक एग्रीमेंट हुआ था, नेहरू नून एग्रीमेंट, ठीक है। नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ था तुम्हारा। नेहरू नून एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कि इंडिया जो है ना बेरूबारी दे देगी पाकिस्तान को, ठीक है ना। बेरूबारी में जो था ना, वो बेरूबारी में रह रहे थे हिंदू, ठीक है। हिंदू रह रहे थे, और पाकिस्तान बोल रहा था कि बेरूबारी मेरा है। बेरूबारी के जो लोग थे वो जाना नहीं चाहते थे पाकिस्तान में, क्योंकि वो लोग थे हिंदू, तो वो लोग मुस्लिम कंट्री में क्यों जाएंगे, तो इस वजह से वो जाना नहीं चाहते थे। लेकिन नेहरू नून एग्रीमेंट होता है तुम्हारा 1958 में। जब नेहरू नून एग्रीमेंट होता है तो इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि ठीक है भाई, 1960 में ये के नहीं, नेहरू नून एग्रीमेंट में बोला जाता है कि ठीक है हम बेरूबारी के जो है ना वो दे देंगे, पाकिस्तान को दे देंगे। पाकिस्तान भी उसके बदले में कुछ एरिया देगी, ठीक है। आया केस बेरूबारी यूनियन केस। अब 1960s में केस आया, बहुत सारे लोगों ने पिटीशन किया, ऑपोजिशन खड़ा हो गई, ठीक है। कि क्यों, हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, कि आप इनक्लेव टेरिटोरी किसी से ले सकते हैं लेकिन किसी को दे नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप कैसे बोले कि हम देंगे, आप कैसे बोले कि हम देंगे पाकिस्तान को बेरूबारी, ठीक है। हम लोगों के प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है कि हम लोग अपना जमीन, अपना टेरिटोरी किसी को नहीं देंगे। तब यहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है, तब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, जब ये केस जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेरूबारी केस में, बेरूबारी यूनियन केस में, कि मतलब जब गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि कुछ बेरूबारी दे देंगे पाकिस्तान को, और पाकिस्तान का कुछ हिस्सा हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तब सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है कि भाई सुनो, बेरूबारी केस में इन्होंने बोला कि प्रियम्बल को तो हम लेंगे नहीं, ठीक है, नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हम लोग सिर्फ दे सकते हैं, ले नहीं सकते, सॉरी, हम लोग ले सकते हैं लेकिन दे नहीं सकते हैं, ये बात तो सही है। लेकिन मैं बोलूंगा प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किस केस में बोला गया है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, किस केस में बोला गया। अगर तुमसे पूछा जाए किस केस में बोला गया है कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा बेरूबारी। बेरूबारी केस में बोलता है कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट में नहीं, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बाद में इसको ओवरराइट किया जाता है केशवानंद भारती केस में, ठीक है। समझना कहानी, वो एक गोपाल कम्युनिस्ट लीडर स्टोरी। शंकरी प्रसाद वाला केस में बोला गया था कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट को, बीच में आ गया बेरूबारी। बेरूबारी केस में बोला जाता है कि हम बेरूबारी पाकिस्तान को दे देंगे, है ना। तो केस किया जाता है, तो फिर बोला जाता है कि ठीक है जो भी हो, लेकिन प्रियम्बल का बात तो आप लोग बोले ना, क्योंकि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ही नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा किस किस केस में बोला गया है कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो तुम्हारा आंसर होगा बेरूबारी केस में बोला गया है। उसके बाद फिर केस आती है गोलकनाथ, इसका जजमेंट निकलेगा, ये वाला का जजमेंट निकलेगा, देख लो, ठीक है, समझना। शंकरी प्रसाद का आएगा, शंकरी प्रसाद में क्या बोला था, फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, बोला गया था ना। लेकिन गोलकनाथ केस में बोला जाएगा कि पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता है, देख लो। शंकरी प्रसाद केस में बोला है कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, लेकिन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि नहीं भाई, आप नहीं कर सकते हैं अमेंड, पार्लियामेंट को ये पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट को या कॉन्स्टिट्यूशंस को अमेंड करे, ठीक है। फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकता। स्टोरी सुनो क्या था। यहाँ पे ना तुम्हारा गोलकनाथ, दो भाई होते हैं, दोनों के पास बहुत सारी जमीन होती है, गवर्नमेंट सिर्फ इसको 30 एकड़ जमीन देती है दोनों भाई को, ठीक है। तो ये जाती है तुम्हारा केस करने, केस में बोलती है कि सर, मतलब बोलती है कि सर
मेरा तो मेरा तो फंडामेंटल राइट्स है ना प्रॉपर्टी रखने का। मेरा फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन है। ठीक है, मतलब इस तरह वो केस करती है। तब यहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है, और भी बीच में बहुत सारा ये आया था, मैं बताऊंगी वो सब भी जैसे जैसे आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट केस खाली पढ़ लो। तो गोलकनाथ केस में तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आता है कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। तुम लोग ऐसे याद करो, पूरा मैं डीप में नहीं जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा अमेंडमेंट भी आया था जो कि पढ़ाना इंपॉर्टेंट होगा। गोलकनाथ केस में बोला कि नहीं, यहाँ पे बोला, यहाँ पे गवर्नमेंट के सपोर्ट में आया कि गवर्नमेंट कर सकता फंडामेंटल राइट को, लेकिन इसी को ओवरराइड यहाँ किया गया गोलकनाथ केस में, गोलकनाथ केस में, कि पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता फंडामेंटल राइट को। शंकरी प्रसाद वाले केस को यहाँ पे ओवरराइड किया गया कि नहीं भाई, नहीं कर सकता है। फिर आता है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में दोनों का ही झलक देखने को मिलेगा, शंकरी प्रसाद का भी देखने को मिलेगा और बेरूबारी को भी देखने को मिलेगा। केशवानंद भारती केस में भी वही बात हुआ। ये 1973 की केस है। केशवानंदा जो थे ये केरला के मठ में थे, तो वहां पे गवर्नमेंट जमीन लेती है, तो केशवानंदा जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में बोला था, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जो जजमेंट निकालती है इसके मामले में, बोलते हैं कि सुनो भाई, पार्लियामेंट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशंस। पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशंस को अमेंड कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशंस का जो भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है ना, उसको अमेंड नहीं कर सकती है। ठीक है, ये वाला अच्छे से समझना। पार्लियामेंट तो अमेंड कर सकती है ना, कॉन्स्टिट्यूशंस की किसी चीज को भी अमेंड कर सकती है, लेकिन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशंस के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है। ठीक है, एक तो तुम्हारा शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ और केशवानंद भारती केस जुड़ा हुआ है। फिर बेरूबारी का भी यहीं पे कंक्लूजन निकलेगा। बेरूबारी में क्या बोला गया था कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती केस में बोलता है कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे जल्दी से पहले बताओ, किस केस में बोला गया कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है? क्या बोले जब नहीं सुने, फिर से बोलिए। किस केस में बोला, एक मिनट रुक जाओ, किस केस में बोला कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है? शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। शंकरी प्रसाद केस कब का है? 1951। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको मैं बार बार बता रही हूँ। ठीक है ना, शंकरी प्रसाद केस में बोला कि पार्लियामेंट कैन अमेंड क्या, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, किस केस में बोला कि किस केस में बोला कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती? जल्दी से बताओ मुझे। गोलकनाथ। ठीक है, ये 1951 का केस था, यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। एम लिख दी हूँ, समझ जाना। पंजाब। पंजाब 1967 की केस है, डेट याद करना। इसमें क्या बोला गया, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड या कान अमेंड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसी का बीच का रास्ता किस केस में बोला गया? बेरूबारी केस। नया आरसी, केशवानंदा भारती केस। अभी हम ये वाला कहानी सुना रहे। 1973 में केशवानंदा भारती केस आया, जहां पे बोला, बीच का रास्ता निकाला ना, कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है। पार्लियामेंट कैन अमेंड। देखो, पार्लियामेंट को भी पावर दे रहा, बट कैन नॉट अमेंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। कैन नॉट अमेंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ठीक है, देखो यहाँ पे आधा इधर का भी लिया, आधा इधर का भी लिया। पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है ना, उसको अमेंड नहीं कर सकता है पार्लियामेंट। ठीक है, ये कहा, 3 केस जुड़ा हुआ है अमेंडमेंट से, शंकरी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस और केशवानंद भारती केस। चलो आ जाओ। ठीक है, समझ में आया? ये वाला नहीं आया बताओ मुझे।
अब आ जाओ। हाँ। अब आ जाओ भाई, बेरूबारी केस। बेरूबारी केस, बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आया? क्या बोला? प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल, प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात बोला, सही बोल रही हूँ कि नहीं? ये बोला है ना? किस केस में बोला कि पार्ट है? केशवानंद भारती केस में। बोला प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ गया? और ये 1960 की केस है और ये 1973 की केस है। अरे लोग यही टाइम कॉल करेगी, पता नहीं कहाँ है। अब मुझे ये बताओ, एक और केस था जो कि बोला गया था कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। किस केस में? आरसी नाम बताओ। और एक और केस था जहाँ पे क्या, एक और केस था जिसमें बोला गया था कि प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं आरसी, ये तो एक तुम्हारा था ही। एक और केस था जो कि मैं तुमको पढ़ाई थी कि प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंदा भारती का, हाँ यस, LIC। हाँ, LIC में भी यही बात बोला गया था कि प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट तो है, इंट्रगल पार्ट है, ठीक है? बोला पार्ट तो है लेकिन क्या है? इंट्रगल पार्ट है। ठीक है, चलो मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। LIC जो केस था ये 1995 का केस था, ठीक है? इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि भाई प्रियम्बल जो है ना, प्रियम्बल, प्रियम्बल है पार्ट, खाली पार्ट ही नहीं, इंट्रीगल पार्ट है। इंट्रगल पार्ट है, जी होगा, इंट्रगल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आप कैसे बोल रहे हैं? तो दो केस में क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है। दो केस में बोला गया कि प्रियम्बल पास है, इसमें यस यस बोला गया प्रियम्बल के बारे में, और बेरूबारी में नो बोला गया। बस ये क्लियर करना था। तुम लोग क्लियर हुआ कि नहीं मुझे बताओ? हो गया क्लियर? तब मैं जाती दूसरे केस में, ठीक है? यानी तुम्हारा ये सारा केस कंप्लीट हो गया। अब 1950 इंदिरा नेहरू गांधी राजनारायण केस, ये केस मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। इंदिरा गांधी का आता है तो अच्छा ही लगता है पढ़ने में। इसका स्टोरी पता है आरसी तुमको? इंदिरा वर्सेस राजनारायण केस, ठीक है? चलो आ जाओ पढ़ते हैं इसके बारे में भी। हाँ, वो रायबरेली वाला, जो रायबरेली में जीत जाती है इंदिरा गांधी, तो इसी पे ये माल प्रैक्टिस का ये लगता है। हाँ, इल्जाम लगता इंदिरा गांधी जो है माल प्रैक्टिस की है, ठीक है? ये वाला केस। चलो आ जाओ। इस केस को इलेक्शन केस भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या किया गया था कि इंदिरा गांधी जो है रायबरेली से उठती है और राजनारायण भी उठते हैं, ठीक है? दोनों उठते हैं। मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ। इसको एक्चुअली में बोलते हैं स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण केस। इसको इस नाम से भी बोला जाता है। इसको अगर हम ये नाम बोलो तो गलत नहीं होगा। स्टेट इसमें बहुत टाइम ले रहा। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण, राजनारायण केस कब की है? 1975 के। केस में क्या हुआ था कि केस में हुआ था कि जो राजनारायण थे वो भी रायबरेली से उठते हैं और इंदिरा गांधी भी उठती है। इंदिरा गांधी जो है वो भारी मार्जिन से जीत जाती है, ठीक है? राजनारायण जो है वो चैलेंज करते हैं
प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस को, मतलब इंदिरा गांधी के अगेंस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट जाते हैं, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट जाते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट जाते हैं राजनारायण, और बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने माल प्रैक्टिस किया है। ठीक है, तो हाई कोर्ट क्या करती है, बोलती है कि जो प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन है, ठीक है, उनका जो रिजल्ट निकला है, जो उनका इलेक्शन, इनवैलिड बोल देती है। मतलब ये जो डिसीजन है ना तुम्हारा, राजनारायण के सपोर्ट में डिसीजन आता है हाई कोर्ट का। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन आता है वो राजनारायण के पक्ष में आता है। ठीक है, पक्ष में आता है। ये तो मतलब है। अब इंदिरा गांधी थी, वो तो छोटी मोटी आदमी थी नहीं, प्राइम मिनिस्टर थी। वो केस को ले जाती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब केस जाता है तो केस जाता है इंदिरा गांधी के ये में। ठीक है, वो केस जाता है इंदिरा गांधी, और केस जी जाती इंदिरा गांधी, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर है, और बात भी है साहब कि वही फिर जीतेगी। ठीक है, राजनारायण तो जरूर केस किए थे, इवन उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनके सपोर्ट में ही जजमेंट आता है। लेकिन इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, छोटी मोटी आदमी तो थी नहीं, तो फिर वो केस को ले जाती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो देता है वो इंदिरा गांधी के सपोर्ट में देता है। समझ में आ गया? ये केस कब की? 1971 की। हाँ, इस केस में ही बोला गया था कि पहला बार बेसिक डॉक्ट्रिन वाला ये आया था। छोड़ दो, इतना डीप में नहीं जाना है। बाकी समझ में आ गया ना तुम लोगों को? यहाँ पे ये है केस क्या था कि इलेक्शन होता है, इलेक्शन में इंदिरा गांधी जीत जाती है, राजनारायण जाके केस करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो सपोर्ट में ही, राजनारायण के सपोर्ट में ही डिसीजन जजमेंट देते हैं। बोलते हैं कि इंदिरा गांधी जो है, मिसिस इंदिरा गांधी जो है, इन्होंने किया है, माल प्रैक्टिस किया है। इन्होंने क्या किया है, कैंपिंग कैंपिंग के वक्त करप्शन किया है। इल्जाम यही लगाया गया था कि सर इन्होंने जब अपना इलेक्शन कैंपिंग कर रहे थे ना, तो इन्होंने कैंप ड्यूरिंग द कैंपिंग इन्होंने क्या किया, करप्शन को यूज किया है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनके रिजल्ट को बोल दिया गया कि ये जो रिजल्ट है ये नालाफाई है। ठीक है, इनका जो इलेक्शन है वो नालाफाई है। ठीक है, इलाहाबाद का डिसीजन को इंदिरा गांधी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज करती है, और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इंदिरा गांधी के सपोर्ट में डिसीजन सुना देता है। ठीक है, समझ में आ गया? राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी का केस क्या है? 1975 की केस है। स्ट्रक डाउन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट प्रोटेक्ट द पीएम इलेक्शन। एडी एडीएम जबलपुर शिवकांत शुक्ला हैबिस कॉर्पस केस, राइट टू लाइफ सस्पेंड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ठीक है, ये तुमको याद करना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है पहले। एडीएम जबलपुर वैसे से कुछ कुछ ऐसा है कि नहीं भी पढ़ोगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ज़्यादा पढ़ना वाला जो था मैं वो पढ़ा भी दी हूँ, फिर भी एक बार चलो ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या था। एडीएम जबलपुर शिवकांत शुक्ला केस 1976 की है, और ये एक लैंडमार्क मैं बताती हूँ, रुक जाओ पहले इसको डिलीट करने दो। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस जो है ये 1976 की केस है। यहाँ पे हैबिस कॉर्पस को यूज किया गया था। बोल रहा है कि तुम्हारा जो इमरजेंसी चलता है, और ड्यूरिंग द इमरजेंसी क्या होता है, आर्टिकल 20 और 21 को क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, लोगों की जो आर्टिकल 90 या 21 इस तरह से जो होती है वो छीनने आता है। तो यहाँ पे वही ड्यूरिंग द इमरजेंसी राइट टू लाइफ को सस्पेंड करना ड्यूरिंग द इमरजेंसी, वही बात बोला गया था कि एक्चुअल में क्या हुआ था कि जो तुम्हारा एक फेमस ये थे जबलपुर का। ये केस बहुत बड़ा है, मैं सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं कि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये पुत्त स्वामी केस। अच्छा सुना रही, क्योंकि ये केस पुत्त स्वामी केस से भी जुड़ा हुआ है। वो जो आर्टिकल 20 वाला भी रिसेंट का ही पुत्त स्वामी केस है, 2021 का। ठीक है, चलो सुनाते हैं, रुक जाओ क्या हुआ।
बोल रहा है कि आर्टिकल 21 जो है ड्यूरिंग द इमरजेंसी सस्पेंस रहता है ना, जब नेशनल इमरजेंसी तुम्हारा लगता है तब, ठीक है। इस वक्त क्या होता है, तुम्हारा सस्पेंड हो जाता है। और इंडिया में उस टाइम नेशनल इमरजेंसी लगा था। देख लो टाइम क्या है तुम्हारा, 1976। 1976 का पीरियड इंदिरा गांधी का पीरियड था, इस टाइम तुम्हारा नेशनल इमरजेंसी लगा था। तो ये जो पर्सन है ना, सिफकान शुक्ला, इनको क्या कर लिया जाता, अनलॉफुल तरीके से डिटेन कर लिया जाता है। और मैं तुम लोगों को बोली थी कि जब भी किसी को अनलॉफुल तरीके से डिटेन किया जाता है तो हम लोग हेबिस कॉर्पस को यूज करते हैं, ये बोल के कि आपने क्यों इसके बॉडी को जेल में डाला, है ना, क्यों इनको आपने पकड़ कर डाल दिया जेल में, ठीक है। इस तरह से हम लोग पूछते हैं हेबिस कॉर्पस का यूज करके। तो उसी तरह तुम्हारा एडीएम जबलपुर वर्सेस सिफकान शुक्ला को जो है ना जेल में डाल दिया जाता है। तो ये लोग बोलते हैं कि ये तो मेरे लाइफ को सस्पेंड करना हुआ। आर्टिकल 20 और 20 को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन आपने तो मेरे बॉडी को उठाकर जेल में डाल दिया, ठीक है। हेबिस कॉर्पस को यूज करते, हेबिस कॉर्पस को। आप बोलते क्यों, क्या प्रूफ, क्या इन्होंने किया जो आपने इसको जेल में डाल दिया, सिफकान शुक्ला को। यही बोला गया था, ज्यादा बड़ा नहीं, ज्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ, ठीक है। ऊपर ऊपर से पढ़ा रही हूँ कि एग्जाम में तो उतना डीप में आता नहीं ना है, इस वजह से। बस याद करना, एडीएम जबलपुर में मतलब पहला बार नहीं, हेबिस कॉर्पस यूज किया था, क्योंकि क्या किया गया था, सिफकान शुक्ला को जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। तब यहाँ पे हेबिस कॉर्पस को यूज किया था कि क्यों जेल में डाला गया है, क्यों जेल में डाला गया है, क्यों आपने उनके बॉडी को जेल में डाल दिया, ठीक है, क्यों उनके बॉडी को जेल में डाल दिया गया, ये आर्गुमेंट किया गया था, ठीक है। समझ में आ गया कि क्यों उनके ये को बॉडी को जेल में डाल दिया गया था, याद रखना। और ऐसे इसका ज्यादातर तुम्हारा क्वेश्चन जो आता है ना, वो तुम्हारा ये पूछता है, क्या नाम है, डेट ही पूछता है कि इसका डेट क्या है। वाकई और उससे कुछ कोई चीज पूछता नहीं है कि इसका स्टोरी क्या है, ये क्या है, वो कुछ ये सब नहीं पूछता, बस यही पूछेगा। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पे फंडामेंटल राइट देखो, अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे कि फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 21 को नैरो कर दिया गया। जब ए के गोपाल वर्सेस केस आया था ना, तो वहां पे फंडामेंटल राइट को नैरो किया गया था, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ को स्टैब्लिश किया गया था। लेकिन मेनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ केस में फंडामेंटल राइट को और इंटरप्रिटेशन किया गया। यहाँ पे आर्टिकल 21 को एक्सप्लेन किया गया, यहाँ पे छोटा किया गया था ना 21 में। देख लो, ए के गोपाल में क्या किया गया था, आर्टिकल 21 का डेफिनेशन को नैरो कर दिया गया। कि नैरो कैसे किया गया, ए के गोपाल बोले कि आर्टिकल 21 में राइट टू लिबर्टी है, हाँ। तो इन्होंने जब जजमेंट दिया तो गवर्नमेंट स्टेट ऑफ मद्रास के सपोर्ट में दिया। जब स्टेट ऑफ मद्रास के सपोर्ट में दिया तो लड़ाई किसी किसके बीच में हो रही थी, आर्टिकल 20 और प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के बीच में लड़ाई हो रही थी। तो इन्होंने जब जजमेंट दिया तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के सपोर्ट में जजमेंट दिया, तो आर्टिकल 21 यहाँ पे छोटा पड़ गया, तो नैरो पड़ गया, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाओ मेनका गांधी वाले केस में। मेनका गांधी में क्या किया गया था, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ केस में क्या होता है कि यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे आर्टिकल 21 को रखा गया, ठीक है, और यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया को रखा गया। तो यहाँ पे जब तुम्हारा जजमेंट आता है ना, वो 21 को एक्सपेंड कर दिया गया, इनके डिफिनेशन को बढ़ा दिया गया, और यहाँ पहली बार ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को स्टैब्लिश किया गया। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएस में होता है, लेकिन इंडिया में कौन सा केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ स्टैब्लिश किया गया था, मेनका गांधी। क्योंकि अभी हम लोग ऊपर ए के गोपाल में क्या पढ़े कि उन्होंने जब आर्टिकल 21 को देखा तो चेक किया, तो प्रोसीजर पर स्टैब्लिश यूज किया कि प्रोसीजर गलत है ना, प्रोसीजर चेक किया। लेकिन मेनका गांधी यूनियन वर्सेस ऑफ इंडिया में इन्होंने प्रोसीजर को चेक नहीं किया, प्रोसेस को भी चेक किया कि बनने का तरीका तो गलत है, ठीक है। मैं बता रही हूँ यहाँ पे क्या हुआ था कि ये भी एक लैंडमार्क जस्टिस है, और यहाँ पे तुम्हारा आर्टिकल 21 का डेफिनेशन को बढ़ाया गया था, याद रखना। यहाँ पे ए के गोपाला केस का जो तुम अगर बोल सकती हो ना, यहाँ ओवर ए के गोपाला केस का ये ओवरराइड है। ए के गोपाला केस में आर्टिकल 21 को छोटा कर दिया गया था डेफिनेशन, और मेनका गांधी केस जो है ना उसी का रिप्लाई है। यहाँ पे तुम्हारा क्या किया गया था, आर्टिकल 21 का डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दिया गया था, और पहली बार इस केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया था। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या है, चलो मैं यहाँ पे बताती हूँ।
तुम अगर कोई कार्ड बना रही हो, ठीक है, तुम अगर कोई कार्ड बना रही हो, ये कार्ड बना, ठीक है, तो तुम सिर्फ इस कार्ड को देखी कि कैसे बना है, तो इसको हम बोलेंगे प्रोसीजर बाय एस्टैब्लिश, ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ इसको देखा कि कैसे बना है, हाँ खूबसूरत लग रहा है, तो ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय। लेकिन ये कार्ड कैसे बना मुझे ये जानना है कि इसका प्रोसेस क्या है, तुमने ये कैसे बनाया, ये कैसे बनाया, ये कैसे बना, यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, सॉरी ड्यू प्रोसेस, एक मिनट रुको तो, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, हाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी मैं प्रोसेस भी देख रहा हूँ, मैं प्रोसेस भी देख रही हूँ कि कैसे बना, ठीक है। तो उसी तरह जब तुम्हारा AK गोपाला केस आया था ना, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जब तुम्हारा AK गोपाला केस आया था ना, यहाँ पे लिख रही हूँ, AK गोपाला केस और मेनिका वर्सेस यूनियन केस में क्या हुआ था, ठीक है, ये केस 1978 का था और ये केस 1951 का था। दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आर्टिकल 21 को नैरो कर दिया गया था, डिफिनेशन को नैरो कर दिया गया था, किसको किसको नैरो किया गया था, छोटा कर दिया गया था 1921, आर्टिकल 21 को, सॉरी, आर्टिकल 21 का डिफिनेशन को नैरो कर दिया गया था और यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था, एक्सप्लेन 21 को एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है, समझ में आ रहा ना। यहाँ पे तुम्हारा क्या यूज किया गया था, प्रोसीजर बाय एस्टैब्लिश, प्रोसीजर बाय एस्टैब्लिश यूज किया गया था, और यहाँ पे आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस प्रोसेस ऑफ लॉ को यूज किया गया था। यहाँ पे फंडा आर्टिकल 21 को एक्सप्लेन किया गया था, यहाँ पे छोटा किया गया था, यहाँ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ यूज किया गया था, और यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इन्होंने बोला कि यहाँ पे एक एक ऊपर इसमें क्या बोला कि नहीं भाई, आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अगेंस्ट गए हैं, इसलिए आपको सजा मिलेगा, ठीक है। आर्टिकल 21 मेनिका गांधी में बोला कि हम अभी चेक करेंगे कि सचमुच मेनिका गांधी गलत है कि नहीं, है ना, सचमुच हम देखेंगे, उसके बाद ही मैं कुछ बोलूँ, ठीक है। तो इस तरह से मेनका गांधी केस में बताती हूँ कि केस का कहानी क्या है। कहानी तो देखो बहुत बड़ा है, बट मैं सुना ही देती हूँ कि क्या होता है यहाँ पे। मेनिका केस तो देखो, सारा केस अगर तुम पढ़ोगी ना, बहुत बड़ा बड़ा केस, केस ही ऐसा है ना जो तुमको बहुत बड़ा बड़ा मिलेगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से ही पढ़ा ले। मेनिका गांधी वर्सेस, ये एक जर्नलिस्ट थी, ठीक है, जो दूसरे कंट्री जा रही थी अपने कुछ ऑफिशियल वर्क करने के लिए, काम करने के लिए, ठीक है। ये अपना ऑफिस, मेनिका गांधी जो थी, ये एक जर्नलिस्ट थी जो जा रही थी दूसरे कंट्री कुछ ऑफिशियल वर्क करने के लिए, ठीक है। तो जब वो जाती है ना, तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, उनसे उनका पासवर्ड को मांगते हैं। जब वो अपना मतलब पासवर्ड अप्लाई करती है कि मुझे अब बाहर जाना, बाहर कंट्री जाना है, तो उनका पासवर्ड को जो है ना गवर्नमेंट जब्त करना चाहती है। तब जाके वो केस करती है सुप्रीम कोर्ट में जाके कि ऐसा पर्सन, ठीक है, जिसमें अभी केस चल रहा है, जिसके ऊपर अभी केस चल रहा है, केस प्रूव नहीं हुआ, ऐसे उनके ऊपर कुछ केस चल रहा था, ठीक है, मेनिका गांधी के ऊपर, ठीक है ना। तो इन्होंने पिटिशन के आर्टिकल 32 का यूज कर, इनको जाने नहीं दिया जा रहा था कि भाई आप बाहर कंट्री नहीं जा सकते हैं, ठीक है, क्या आप बाहर कंट्री नहीं जा सकते हैं। तो इन्होंने भी बोला अच्छे मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ, चलो मैं 32 का यूज करता हूँ, रूट से मेरा 32 को मैंने यूज किया, चल गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता क्या है, 32, ठीक है। जाके इन्होंने चैलेंज किया गवर्नमेंट को कि आप आप मुझे क्यों रोक रहे हैं, ये तो मेरा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये मेरा फंडामेंटल राइट का वॉलेशन है, आर्टिकल 91 का वॉलेशन है, ठीक है। आर्टिकल 91 में क्या बोला गया था तुम्हारा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैंने बोला, ठीक है, तो मुझे मैं बोली इसलिए मेरे पे केस चल रहा, और आर्टिकल 14 का भी मेरा वॉलेशन है, ठीक है। तो ये सब मेरा वॉलेशन हो रहा, तो सुप्रीम कोर्ट बोला अच्छा मैं चेक करता हूँ। जब चेक किया तो उन्होंने बोला जरूर इनका वॉलेशन हो रहा है, ठीक है। इनका आर्टिकल फॉर इक्वलिटी बी फॉर लॉ, इनके साथ भी इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए, ठीक है, इनके पासपोर्ट को नहीं छीना जाए, ये गलत बात है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जजमेंट देता है कि भाई आप लोग ना प्रोसीजर को ना चेक करें, ठीक है, आप लोग प्रोसेस को चेक करें, ठीक है,
प्रोसेस को चेक करें, ठीक है। ये राइट टू लिबर्टी, ठीक है, राइट टू लिबर्टी आर्टिकल 21 इनका फंडामेंटल राइट्स है, और फंडामेंटल राइट से ज्यादा कोई बड़ा राइट है ही नहीं है, ठीक है। मतलब ये क्या होता है कि ये जर्नलिस्ट थी तो इनके अगेंस्ट मतलब कुछ ये चलता है, ठीक है, तो इनको बाहर जाने नहीं जाता है, इससे इसका पासवर्ड छीना जाता है। तो ये जाती है कि ये तो मेरा वॉलेशन हो रहा आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 21 का। बोलना तो मेरी फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 21 बोलता है कि बोलो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो मैंने बोला तो मैंने कुछ गलत नहीं किया, ठीक है। आर्टिकल 14 बोल इक्वलिटी बिफोर लॉ, जब सबका तो पासपोर्ट नहीं छीना जा रहा तो मेरा पासपोर्ट क्यों छीना जा रहा। और राइट टू पर्सनल लिबर्टी, मुझे पर्सनल लिबर्टी मिला हुआ है। राइट टू पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या, मैं कुछ भी करूं, है ना। आर्टिकल 21 का मतलब क्या है कि मैं आजाद हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैं कुछ भी कर रही हूँ तो ये लोग मुझे कुछ करने नहीं दे रहे हैं, मुझे बाहर जाने नहीं दे रहे हैं, ठीक है, मुझे बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। तब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आर्टिकल 21 जो है ये बड़ा है। आप पहले देखिए आर्टिकल 21, प्रोसेस चेक कीजिए, ये प्रोसेस देखिए। आप इसे क्यों छीन रहे हैं, इनका पासवर्ड क्यों छीन रहे हैं, सॉरी पासपोर्ट क्यों छीन रहे हैं। इनको तो राइट टू लिबर्टी मिली हुई ना, पर्सनल लिबर्टी, ये कुछ भी कर सकती है, ये कुछ बोल भी सकती है। इनको आर्टिकल 19 मिला हुआ है, आर्टिकल 19 बोलता है कुछ भी बोलो, इक्वलिटी बिफोर लॉ, जैसे सबके साथ ट्रीटमेंट करेंगे वैसे इसके साथ भी ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में साफ साफ लिखा हुआ है राइट टू पर्सनल लिबर्टी, मुझे मेरा पर्सनल लिबर्टी, मुझे जो मन करेगा मैं जो परफॉर्म करेगा वो मैं करूंगी। तो पहले तुम प्रोसीजर चेक करो, प्रोसेस चेक करो, प्रोसीजर चेक मत करो कि इसके वजह से ये चीज खराब हो रहा है, ये आर्टिकल खराब हो रहा है, नहीं। पहले तुम प्रोसेस चेक करो कि क्या, सॉरी, प्रोसीडर, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चेक करो, प्रोसीजर चेक करो, सॉरी प्रोसेस चेक करो, प्रोसेस, क्या प्रोसेस गलत है, नहीं ना गलत है, देखो भाई प्रोसेस चेक करो। आर्टिकल 91 में प्रोसेस में तो बोल रहा है कि ये बोल सकती है, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, पर्सनल लिबर्टी, जो मना कर रहा करो। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करो, ना कि प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ को फॉलो करो। तो मिनिका वर्सेस यूनियन केस में आर्टिकल 21 का डिफिनेशन में बोला गया कि आप यहाँ पे प्रोसीजर चेक, सॉरी प्रोसेस चेक करिए, ठीक है, प्रोसेस चेक करिए, प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चेक करें, तरीका देखें, ठीक है, आप मेथड देखें, ना कि आप सिर्फ बस देख लीजिए कि हाँ ये देखने में दूर से खराब लग रहा, दूर से ना देखिए, उसका अंदर जाके देखिए कि क्या ये खराबी है। आर्टिकल 91 इसका छिना रहा, आर्टिकल 14 छिना रहा, आर्टिकल 21 छिना रहा। तो यहाँ पे आर्टिकल 21 के डिफिनेशंस को एक्सप्लेन कर दिया गया, क्योंकि आर्टिकल 21 का डिफिनेशन को जब चेक किया गया तो इसका मतलब यही निकला कि राइट टू पर्सनल लिबर्टी, मुझे जो मन में आएगा मैं करूंगा, जिससे किसी का नुकसान ना हो। तो मैंने तो कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे किसी को नुकसान हो, ठीक है। तो मेरा तो आर्टिकल 21 ज्यादा बड़ा है, क्योंकि ये तो बोला कि राइट टू लिबर्टी, तुमको लिबर्टी है, पर्सनल लिबर्टी है, पर्सनली तो तुम कुछ भी करो। तो ये तो मेरा बहुत बड़ा डिफिनेशन है। और यहाँ पे तुम्हारा क्या कर दिया गया था, यहाँ पर भी एक एक गोपाला वर्सेस केस में राइट टू लिबर्टी था, जो माने करो, है ना, तो ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं अपना बैठ के, ओके। ये तो इनका पर्सनल लिबर्टी था, आर्टिकल 19 का भी बोला। लेकिन फिर यहाँ पे क्या किया गया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को बड़ा कर दिया गया और आर्टिकल 21 को नैरो कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, 21 का डिफिनेशन को बड़ा कर दिया गया कि नहीं, 21 का मतलब ही है कि राइट टू पर्सनल लिबर्टी, जो मन में आ रहा करो, है ना। तो इस वजह से मेनका गांधी में आर्टिकल 21 को एक्सप्लेन किया गया। अब मुझे बताओ, ए गोपाला केस का तुम्हारा पेयर कहाँ मिलेगा, मेनका गांधी, है ना। शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, अकेशवानंद भारती मिला हुआ है, बेरूबारी, अकेशवानंद मिला हुआ है ना। इससे ऐसे ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है। आओ मिनरवा मिल केस पढ़ते हैं। हमको लग रहा है बहुत टाइम लग रहा ना केस पढ़ाने में, बाकी जो, वही तो मैं शॉर्टकट में पढ़ा रही हूँ, चलो आज मैं शॉर्टकट में पढ़ा रही हूँ, केस पढ़ाने में बहुत टाइम चल जाएगा। फिर दूसरा डेट याद करो, मिनरवा मिल केस कब का है, मेनिका गांधी का देख लो 1978 है, और 1980 में तुम्हारा मिनरवा मिल है। बस मिनरवा मिल केस में मैं दो चीज पढ़ा, पूरा डीप में नहीं जा रही हूँ, ठीक है। डीप में जाऊंगी जब तुम लोगों को कभी मौका मिलेगा तो मैं पढ़ाऊंगी डीप में जाकर, ठीक है। अभी यही पढ़ लेते हैं। बोला कि भाई किस केस में बेसिक डॉक्ट्रिन बोला गया, ठीक है भाई। यहाँ पे रिफॉर्म किया गया बेसिक डॉक्ट्रिन का मतलब, बेसिक डॉक्ट्रिन क्या है ये पूछा गया। फिर उसके बाद बोला गया इस केस में, मिनरवा मिल केस में, कि एक चीज फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि मिनरवा मिल केस में दो चीज को ही लेके लड़ाई हो रहा था, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। बहुत अच्छा स्टोरी है यहाँ पर भी, लेकिन मैं सुनाऊंगी नहीं।
तो यहाँ पे जो जजमेंट निकला गया, तो जजमेंट में क्या निकला कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को बैलेंस बना के रखो, दोनों में से कोई ज्यादा नहीं, दोनों को बैलेंस बना के रखो, दोनों को इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है। मिनरल मिल केस में एक और जजमेंट आया जहां पे बोला गया कि जुडिशियल रिव्यू जो है ना वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। क्वेश्चन किया गया है भाई कौन कौन पार्ट है कौन कौन नहीं है, तो क्वेश्चन एग्जाम में ये आया भी, मैं 2022 में क्वेश्चन करवाई भी हूँ। किस केस में बोला गया कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो मिनरवा मिल में बोला गया था कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका पार्ट है। ठीक है। तो अब तुमको कौन क्या क्या समझ में आया कौन कौन, जुडिशियल रिव्यू तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, जिसको जुडिशरी को मिलता है कि तुम अब रिव्यू करो केस को, है ना। तो बोला किस के, अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस केस में बोला गया है कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो मिनरवा मिल, याद रखना, मिनरवा मिल केस में बोला गया है। किस में बोला गया है? मिनरवा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और ये केस कब की है भाई, तो तुमसे अगर पूछेगा कि ये केस कब की है, तो ये केस है 1980 की, याद कर लो। उसके बाद इंद्र शहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मंडल केस से जुड़ा गया था। 25% रिजर्वेशन बोला गया था कि ओबीसी को 25% रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा याद कर लो, ये केस 1992 की है। ये जो है मंडल, इसको मंडल केस भी बोलते हैं क्योंकि मंडल कमेटी के टाइम ही आई थी, और यहाँ पे बोला गया था कि 25% रिजर्वेशन दिया जाए अदर बैकवर्ड क्लास को। ठीक है, याद रखना। किस केस में बोला गया कि 25% रिजर्वेशन दी जाएगी? इंट्रोड्यूस क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट, यहीं पर ही तुम्हारी क्रीमी लेयर को इंट्रोड्यूस किया गया था। क्रीमी लेयर, तुम लोग कभी ओबीसी देखी हो, कभी ओबीसी देखी होगी, या कभी फॉर्म भी निकला हो तो वहां पे लिखा होता होगा क्रीमी लेयर, कोई जानता है? इस केस में क्या बोला गया मैं बता रही हूँ, देखो। इस केस में तो पहले बोला गया कि भाई 75% रिजर्वेशन दिया जाएगा, ये मंडल कमीशन के टाइम आया था। ठीक है। बोला गया कि भाई सुनिए, 27% जो रिजर्वेशन है ना, किसको दिया जाएगा? ओबीसी को दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक चीज को इंट्रोड्यूस किया। क्या चीज? क्रीमी लेयर का मतलब क्या है जो मैं बता रही हूँ। इन्होंने बोला कि भाई लेकिन कुछ हम लोग को लिमिटेशंस भी लगाना पड़ेगा। ये बात तो ठीक है कि हम ओबीसी को रिजर्वेशन देंगे 25%, लेकिन अगर कोई पर्सन, अगर कोई पर्सन आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, कोई इस तरह का सिविल सर्विस से बिलोंग करता है, ठीक है, और उसका बेटा का तुम्हारा ओबीसी है, ठीक है, या कोई भी बेटी का ओबीसी है, तो इस ओबीसी को हम लोग बोलेंगे ये क्रीमी लेयर है, इनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये बैकवर्ड नहीं रहे, फिर तो ये आईएएस ऑफिसर आईपीएस के बेटे हैं। ठीक है। तब ये जो क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे ना, उनको एबीसी वाला रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, वो ओबीसी का बेनिफिट जो है ना उनको नहीं दिया जाएगा। किस केस में क्रीमी लेयर को इंट्रोड्यूस किया गया? तो इंदिरा सहानी वर्सेस यूनियन केस में 27% रिजर्वेशन किसमें बोला गया देने को? किसमें बोला गया भाई तुम्हारा? तो इंदिरा सहानी केस में। ठीक है, समझ में आ गया। और क्रीमी लेयर का मतलब क्या है कि अगर कोई आईएएस ऑफिसर है और वो ओबीसी से बिलोंग करता है, अब उसका बच्चा जब बनता है, आएगा स्कूल कॉलेज में, और इसका भी ओबीसी बनेगा, तो हम लोग इसको बोलेंगे ये ओबीसी क्रीमी लेयर है। क्रीमी लेयर का मतलब इसको नहीं मिलेगा रिजर्वेशन। समझ में आ गया? चलो आ जाओ दूसरा स्टोरी पढ़ते। एसआर बोमाई केस कब की है? किस केस में आर्टिकल 26 के ऊपर लिमिटेशन रिस्ट्रिक्टेड लगाया गया था? आर्टिकल 356 पे रिस्ट्रिक्टेड लगाया गया था। एसआर बोमाई केस यूनियन वर्सेस, स्टोरी सुनाती हूँ, शॉर्टकट में सुनाती हूँ, चलो क्या हुआ कि एसआर बोमाई जो थे, ये केस में बहुत बार सुना ही हुई, एसआर बोमाई वाला केस, फिर भी मैं सुना देती हूँ, ऊपर ऊपर सुनाऊंगी, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी। ठीक है। एसआर बोमाई केस क्या होता है कि एसआर बोमाई जो थे वो तुम्हारा चीफ मिनिस्टर थे। आवाज आ रही ना मेरी तुम लोगों को? हाँ दे। आ रही ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा? ठीक है, चलो। तो क्या हुआ कि एसआर बोमाई जो थे ना वो चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है। कहाँ के चीफ मिनिस्टर थे भाई? तो केरला के चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है।
केरला के चीफ मिनिस्टर थे तो तुम देखी होगी, जैसे अभी तुम ये वाला कहानी भी सुनती होगी जहाँ पे रूलिंग पार्टी का गवर्नमेंट नहीं होता, जैसे वेस्ट बंगाल में। तुमको वेस्ट बंगाल में रूलिंग पार्टी, कर्नाटका के थे, सॉरी मेरे माइंड से निकल गया था। एस आर बोमाई जो थे ना, ये एस आर बोमाई 20 हैं, ये कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर थे, कर्नाटका के सीएम थे। ठीक है, तो क्या किया गया यहाँ पे, प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट लगाने के लिए कौन सा आर्टिकल यूज किया जाता है? आर्टिकल 356। इस केस से पहले आर्टिकल 356 का बहुत मिस यूज किया जा रहा था। ठीक है, जहां पर सेंट्रल की गवर्नमेंट नहीं होती, जैसे वेस्ट बंगाल में तुमको सेंट्रल की गवर्नमेंट नहीं मिलेगी, सेंट्रल में बीजेपी है और वेस्ट बंगाल में टीएमसी है। ठीक है, तो उस टाइम में ऐसा होता था कि जहाँ पे तुम्हारा सेंट्रल वाला गवर्नमेंट नहीं है, तो ये लोग क्या करते थे पता है? ये लोग प्रेसिडेंट रूल लगा के सीएम को हटा देते थे। तो उसी तरह एस आर बोमाई के साथ हुआ। ठीक है, एस आर बोमाई को उन्होंने क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ये प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं, आर्टिकल 356 का यूज करके प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। ठीक है, अब जब आर्टिकल 356 का यूज करके ये प्रेसिडेंट रूल लगता है, ठीक है, तो एस आर बोमाई केस इस बात को टॉलरेट नहीं करते हैं, वो जाते हैं हाई कोर्ट। पहले तो वो रुक जाओ एक मिनट, पहले तो वो हाई कोर्ट में जाके, कर्नाटका हाई कोर्ट में जाके वो जाते हैं और केस करते हैं और बोलते हैं कि सर देखिए ऐसे ऐसे, तो वहां पे उनको कुछ उतना फायदा नहीं होता, बेनिफिट नहीं होता, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के लिए कि सर मेरा, इन लोगों ने आर्टिकल 356 को गलत तरीके से यूज किया है। क्योंकि तुम्हारा क्या होता है, नो कॉन्फिडेंट मोशन लगता है तभी तुम्हारा चीफ मिनिस्टर हटेगा, या प्राइम मिनिस्टर भी तभी हटता है जब नो कॉन्फिडेंट मोशन लगता है। जब चीफ मिनिस्टर अपना असेंबली में मेजोरिटी खो दे, तो इन्होंने बोला कि सर मुझे तो इन्होंने बोला भी नहीं, मुझे तो मेजोरिटी प्रूफ करने का ही मौका भी नहीं दिया। या तो करप्शन, या तो तुम्हारा इनकैपेसिटी हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन ठीक से चल नहीं पा रहा, अफरा तफरी मचा हुआ है ना, लड़ाई झगड़ा हो रहा, तब चीफ सीएम को हटाया जाता है। या फिर तुम्हारा सीएम का मेजोरिटी खत्म हो जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, है ना, तब जाके सीएम वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगता है। तो एस आर बोमाई केस बोले कि सर मुझे तो बोला भी नहीं गया कि मुझे मेजोरिटी दिखाओ, मेरा मेजोरिटी तो मेरे पास है, लेकिन फिर भी मुझे हटा दिया गया। ठीक है ना, सेंट्रल ने अपने पावर को इम्पोज किया और प्रेसिडेंट रूल लगाकर मुझे अब्सोल्यूट मेजोरिटी प्रूफ करने का मौका भी नहीं दिया, मुझे यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। ठीक है, तो इस केस, जब ये केस आया तुम्हारा, तो इस केस ने क्या किया, लिमिटेशन लगा दिया गया कि जब तक का तुम्हारा मेजोरिटी प्रूफ ना हो जाए, नो कॉन्फिडेंट मोशन, मतलब होता है ना कि नो कॉन्फिडेंट मोशन लग गया, जितना मिनिस्टर था हट गया सीएम से, तब तक का ना लगे। एक बार महाराष्ट्र में भी हुआ था रिसेंटली, कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले, जब तक ना हो तब तक सीएम नहीं देखी थी ये उद्धव ठाकरे था, उद्धव ठाकरे हटकर तुम्हारा बना, तुम्हारा ये है ना, देखी थी ना, उद्धव ठाकरे हटा था, तो वो, तो वहां तो प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा था, वहां पे प्राइम मिनिस्टर सीएम चेंज हो गया था। ठीक है, लेकिन तुमको वहां पे अगर प्रेसिडेंट रूल लगाना है, तो प्रेसिडेंट रूल कब लगता है, या तो तुम्हारा वहां का करप्शन हुआ है, ठीक है ना, या तो करप्शन हुआ है, या तो तुम्हारा या तो इनकैपेसिटी, इनकैपेसिटी हो सीएम का, कि सीएम जो है अपने स्टेट को ठीक से चला नहीं ठीक से चला नहीं पा रही है। ठीक है, ठीक से चला नहीं पा रही है, या मेरा मेजोरिटी खत्म हो गया है, कोई है नहीं इस वजह से। लेकिन इन्होंने तो मुझे कुछ कुछ का भी मौका नहीं दिया, और इन्होंने क्या किया, मुझे हटा दिया। ठीक है, इन्होंने ये बात बोला, रीजन भी तो होना चाहिए प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, ऐसे हटा दिया आप। तब जाके सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देती है कि जब तक का कोई प्रूव ना हो जाए, तब तक का वहां प्रेसिडेंट रूल नहीं लग सकता है। ठीक है, जब तक का प्रूव ना मिल जाए तब तक का नहीं। और यहाँ पे पार्लियामेंट के दोनों हाउस से आपको मेजोरिटी पास करवाना होगा विद इन 2 मंथ, 2 मंथ के अंदर पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना होगा, फिर बहुत लंबा प्रोसेस रखा, तब जाके आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। जैसे कश्मीर में जो लगा था, तो पूरा प्रोसेस फॉलो हुआ था, तब जाके कश्मीर में तुम्हारा लगा था। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आया नोटा। नोटा कब आया था भाई, याद कर लो, नोटा का फुल फॉर्म होगा नॉन ऑफ द एबव। ये आया था तुम्हारा 2013 में। 2017 में जस्टिस केस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया,
राइट टू प्रिवेसी एज ए फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के अंदर आती है। ठीक है, ये जो केस था ना, ये अभी 2017 का केस, अभी मैं ऊपर भी बताई थी कि ये केस इससे जुड़ा हुआ है। ये याद कर लेना, पुत्तस्वामी वाला केस। यहाँ पे क्या हुआ था कि बोला गया था कि ये राइट टू प्रिवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है। ये जो थे ना, ये एक्चुअल में ये केस क्या था मैं बता रही हूँ, रुक जाओ। देखो, यहाँ पे क्या होता है कि जो पुट्टस्वामी जो थे ना, वो बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट हम लोगों की जितनी भी पर्सनल डिटेल है, हम लोग को मिला हुआ है राइट टू पर्सनल लिबर्टी। ठीक है ना, आर्टिकल 21 मिला गया है कि राइट टू पर्सनल लिबर्टी। देखो क्या लिखा हुआ है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में लिखा है। ठीक ना, राइट टू पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, मतलब मुझे राइट है कि मैं अपने पर्सनल लिबर्टी को रखूं, है ना। अब आर्टिकल 21 में हम लोग को राइट टू प्राइवेसी भी लिखा हुआ, तुम पूरा पढ़ेगी तो ये सब लिखा हुआ है। लेकिन लेकिन जो गवर्नमेंट हम लोग का डेटा ले रही है, ठीक है, तो काहे का आधार कार्ड पे आया था एक्चुअल में। गवर्नमेंट हम लोग का आधार कार्ड का पूरा डिटेल ले रही है, तो काची का प्राइवेसी, जबकि आर्टिकल 21 में तो साफ साफ अपने आप में लिखा है कि राइट टू पर्सनल लिबर्टी, राइट टू प्राइवेसी। तो आप तो हम लोगों का आधार का डिटेल ले रहे हैं, आधार का डिटेल ले रहे हैं, तो काची का प्राइवेसी। ठीक है, आप तो हमारा बायोमेट्रिक डेटा ले रहे हैं, बायोमेट्रिक डेटा ले रहे हैं, है ना। आप हम लोग से बायोमेट्रिक डेटा ले रहे हैं, तो फिर काची का, फिर कैसे हो गया हम लोग का राइट टू प्राइवेसी। तो आर्टिकल 21 का हमारा वायलेशन हो रहा है, क्योंकि आर्टिकल 21 में साफ साफ लिखा हुआ है राइट टू प्राइवेसी, राइट टू पर्सनल लिबर्टी। हम लोग को पर्सनल लिबर्टी भी मिला हुआ है, प्राइवेसी भी मिला हुआ है, और आप हम लोग का आधार कार्ड के थ्रू आप हम लोगों का बायोमेट्रिक डेटा ले रहे हैं। किसने बोला था? केसी पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में गवर्नमेंट को चैलेंज किया था। ठीक है, समझ में आ गया, है ना। जैसे आधार कार्ड से हम लोगों का सारा जितना भी हम लोगों का ये है ना, क्या नाम है, इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, तो इसीलिए पुट्टस्वामी बोलते हैं कि आर्टिकल साफ साफ हम लोगों का लिखा हुआ है कि हम लोग को राइट टू प्राइवेसी मिला हुआ है, तो फिर आप तो हम लोग का प्राइवेसी फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन कर रहे हैं। ठीक है, आ जाओ, ये एक बार पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1985, इमरजेंसी का प्रोविजन पूछेगा, प्रोविजन देखो अलग है। ठीक है, अगर तुमसे एग्जाम में पूछे सस्पेंस, इमरजेंसी सस्पेंस, सस्पेंडेड, सस्पेंस ऑफ इमरजेंसी, सस्पेंडेड ऑफ इमरजेंसी कहाँ से लिया गया, तब तुम्हारा आंसर होगा जर्मनी। लेकिन तुमसे पूछे इमरजेंसी का प्रोविजन कहाँ से लिया गया, तब आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दोनों में फर्क समझ में आ गया। ठीक है, यूएस से हम लोग क्या क्या लिए हैं, यूएस से हम लोग रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारा चीज हम लोग यूएस से लिए। जापान से हम लोग क्या लिए हैं, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। ठीक है, ब्रिटिश से हम लोग क्या लिए, ब्रिटिश से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं, रूल ऑफ लॉ हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं, सिंगल सिटीजनशिप हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग डीपीएसपी लिए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग क्या लिए हैं, फेडरल विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। हम लोग का इंडिया में सेंटर स्ट्रॉन्ग है, और स्टेट जो है वो वीक है ना। तो ये वो जो फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, एकदम एग्जाम ऐसे ही आएगा एज इट एज कि फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर वाला आइडिया कहाँ से लिए, कनाडा से। या फिर पूछे विजिटिंग द रिसिडिसरी पावर इन द सेंटर, मतलब रिसिडिसरी पावर मतलब क्या, जो ज्यादा पावर है वो सेंटर के पास है, विजिट। ये सब कहाँ से लिए, कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्या लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से हम लोग लिए हैं कंकरेंट लिस्ट, जो कि तुम्हारा 7th शेड्यूल के अंदर आता है। ठीक है,
सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हम लोग कहाँ से लिए, जर्मनी से भी पढ़ा है। फंडामेंटल ड्यूटीज सोवियत यूनियन या यूएसएसआर या रसिया जो भी बोलो वहां से लिए। ये पीडीएफ कंप्लीट हुई, मैं दूसरा पीडीएफ स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। बन हो जा भाई। तुम लोग को इसमें कुछ पूछना है कि इसमें ही बहुत टाइम टर्न आ गया। फेडरलिज्म पढ़ा रही हूँ, गवर्नर कल पढ़ा रही हूँ। यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब होता है जहाँ पे सेंटर स्ट्रांग हो, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? जहाँ पे पावर डिवीजन हो सेंटर स्टेट के बीच में। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है? पावर और कॉन्सेंट्रेट वन सिंगल ऑथोरिटी। पीवाई की क्वेश्चन आया हुआ है। यूनिटरी गवर्नमेंट में पावर जो है एक सिंगल ऑथोरिटी के पास ही होगा, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर। बोल रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट में पावर को जो है ना, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, दो बराबर बिल्कुल इक्वल डिवीजन किया जाता है। सेंटर को भी उतने पावर देंगे और स्टेट को भी इतने पावर देंगे। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में सिर्फ एक सेंटर रहेगा, उसी के पास सारा ही अथॉरिटी होगा, ठीक है ना। ऑल पावर आर वेस्टेड इन द नेशनल गवर्नमेंट, ऑल एग्जिस्टिंग रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करेगा रीजनल गवर्नमेंट, लेकिन सारा पावर तुम्हारा नेशनल गवर्नमेंट के पास होगी। इट ड्राइव द ऑथोरिटी फ्रॉम द नेशनल गवर्नमेंट, है ना। जितना भी ऑथोरिटी वो सब नेशनल गवर्नमेंट के पास ही होगी। तो इंडिया में किस टाइप की गवर्नमेंट है? इंडिया में जो है क्वाजी फेडरल गवर्नमेंट है, क्योंकि तुमको यहाँ पे दोनों चीज में देखने को मिलेगी। इन्होंने स्टेट को पावर दिया है, इन्होंने सेंटर को पूरा पावर दिया, उसी तरह इंडिया में क्वाजी फेडरलिज्म मिलेगी। इंडिया में यूनिटरी फीचर भी है, फेडरल भी, क्योंकि कॉम्बाइन है। इंडिया में स्ट्रॉन्ग सेंटर है और पावर। इंडिया में क्वाजी फेडरलिज्म का मतलब क्या है मैं बता देती हूँ, या सेमी फेडरलिज्म का मतलब, अगर तुमको कोई बात को बोलेगा कि इसको बराबर हिस्सों में बांटो, तुम बराबर में नहीं बांटोगे, इस तरह से बराबर पार्ट, यानी ये वाला जो बड़ा वाला पार्ट है ना, ये पावर दिया गया है सेंटर को, और ये जो छोटा वाला पावर है ना, ये दिया गया है स्टेट को, ठीक है। ऐसा नहीं, यहाँ पे देखो यूनिटरी में स्टेट को पावर दिया ही गया नहीं है, और फेडरलिज्म में स्टेट को पावर दिया गया बराबर बराबर। तो हमने क्या किया, दोनों फीचर लिया। सेंटर को तो हमने स्ट्रॉन्ग कर दिया पावर दे के ज्यादा, लेकिन हमने स्टेट को भी दिया पावर, ऐसा नहीं कि स्टेट को नहीं दिया। तो इंडिया में क्वाजी फेडरलिज्म है, ठीक है। फेडरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे पावर जो है सॉवरेटी अथॉरिटी डिवाइड होती है, कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल और रीजनल गवर्नमेंट। फेडरलिज्म का डिफिनेशन आएगा तो ये इसका मतलब ये होगा कि पावर का डिवीजन होगा सेंट्रल स्टेट के बीच में बराबर बराबर, ठीक है। इंडिया फेडरलिज्म जो है ये कैनेडियन मॉडल पे बेस्ड है। इंडिया में क्वाजी फेडरलिज्म है। इंडिया इज ए फेडरेशन विद अ यूनिटरी बेस। इंडिया में फेडरेशन यूनिटी के बेस पे है, क्योंकि यहाँ पे क्वाजी फेडरल है। क्वाजी फेडरल का मतलब होता है कि सेंटर हैज अ मोर पावर देन स्टेट, स्टेट से ज्यादा पावर सेंटर है, इसलिए इसको क्वाजी फेडरलिज्म बोल रहे हैं। तो भाई हम एक बार पढ़ते हैं कि क्या है यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो फेडरल सिस्टम है, अभी हम बताएं कि इंडिया का जब फ्रेम बनाया जा रहा था, है ना, तो हमने उसको फेडरल स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाया? इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो हमने फेडरल सिस्टम क्यों नहीं बनाया? क्यों हमने पावर दो बराबर हिस्सों में बराबर नहीं बांटा? क्यों हमने सेंटर और स्टेट को 50-50 पावर पावर क्यों नहीं दिया? क्यों? लार्ज साइज ऑफ द कंट्री, क्योंकि कंट्री बहुत बड़ी थी, एक वजह ये थी। A federal system held to FNC govern vast geographically diverse nation. Geographically diverse nation थी, है। अगर हम पावर बराबर बराबर दे देते ना, तो सारा स्टेट क्या करती, अपना इंडिविजुअल इंडिविजुअल कंट्री का डिमांड करती। अगर हम पावर सेंटर के बराबर पावर दे देते ना, तो स्टेट क्या करती, खुद का इंडिविजुअल स्टेट डिमांड करती। जैसे तुम्हारा पंजाब बोलती मुझे खालिस्तान बना दो, उस तरह से डिमांड हो जाता फिर से। अब सेंटर स्ट्रांग रहेगा तो स्टेट को कंट्रोल भी तो करेगा ना, इस वजह ये है। सोशल कल्चर डाइवर्सिटी, इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क टू एकोमोडेट इंडिया रिच कल्चर लैंग्विस्टिक सोशल वैरायटी, जबकि मेंटेन यूनिटी। यूनिटी तो है, यूनिटी को मेंटेन करने के लिए इन्होंने सेंट्रल को स्ट्रांग और स्टेट को वीक बनाया, क्योंकि इंडिया का जो कल्चर है बहुत सारा है। यहाँ पे मुस्लिम्स है, यहाँ पे सिख है, यहाँ पे हिंदू का तो है ही कंट्री, हिंदू सिख मुस्लिम बुद्धिज्म जैन और भी बहुत सारे हैं, तुम्हारा पारसी
बहुत सारे कल्चर है। मान लो कि अगर मैं बांट देता हूँ कि स्टेट को स्ट्रांग कर देता हूँ, तो जिस स्टेट में मुस्लिम होगी तो फिर वो अपना, क्योंकि अलग है, देख लो भाई, रिच कल्चर है, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, तो मुस्लिम बोलेगी कि मैं अपना अलग स्टेट लेके अलग हो जा रहा हूँ। फिर सिख आएगा तो सिख भी पावर, क्योंकि सेंटर इसको पकड़ नहीं सकती, क्योंकि सेंटर है, ये बराबर पावर है। तो ये क्या करेगी, अलग होके रहेगी कि नहीं बाबा मुझे सिख पंजाब चाहिए, है ना। तो उसी तरह तुम्हारा हिंदू का तो अलग हो जाएगा, तो वो अपना अलग लेके रहेंगे। फिर बुद्धिज्म अपना बोलेंगे अलग लेंगे, तो इस तरह स्टेट का बंटवारा हो जाएगा। तो यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए हम लोगों को सेंटर को स्ट्रांग बनाना पड़ा। इसलिए हमने क्या बोला कि यूनियन यूनियन को प्रेफर किया फेडरलिज्म के ऊपर। ठीक है। द टर्म फेडरलिज्म इज नॉट मेंशन एनी द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में तुमको कहीं भी फेडरलिज्म नहीं मिलेगा। तुमको क्या देखने को मिलेगा, आर्टिकल 1 में इंडिया एज ए यूनियन ऑफ द स्टेट। इंडिया जो है यूनियन ऑफ द स्टेट है। इंडिया पूरा यूनियन ऑफ स्टेट से मिल के बना है। हमने यूनिटी बनाने के लिए ऐसा बोला है कि इंडिया यूनियन ऑफ द स्टेट है। ठीक है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना, तो सब स्टेट इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिमांड करेगा। इंडिया जो है पूरा मिल के बना है, कोई अकेला स्टेट नहीं है, बल्कि पूरा यूनिटी का इंडिया बना है। बहुत सारी यूनिटी मिला तब इंडिया बना है, तो इसलिए इंडिया यूनियन ऑफ द स्टेट है। इंडिया में जो फेडरलिज्म है वो इनडिस्ट्रक्टेबल है। यूनियन ऑफ द स्टेट का मतलब क्या है, या फेडरल ऑफ द स्टेट, इसके दो इंडिकेटर है, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। इसको नीचे पढ़ते हैं, ठीक है, उसको छोड़ दें। देख लो, इंडिस्ट्रक्टेबल और वो वाला है, मैं देख लेती हूँ। सिमेट्रिकल, अच्छे, फौजी, फेडरलिज्म, यूनिटरी, इंटीग्रेशन लास्ट। इंडिस्ट्रक्टेबल और डिस्ट्रक्टेबल में नहीं लिखी हूँ, लिखी थी तो अगला बार पढ़ा रही तो था इसमें, अभी क्यों नहीं है। डिस्ट्रक्टेबल, हाँ है, चलो है, आ जाओ। तो यहाँ से आती है। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको रटना है, सारा ही रटना है, रेड वाला। बोला इन दो तरह का, अगर तुम फेडरलिज्म देखोगी पूरा, तो तुमको दो तरह का फेडरलिज्म मिलेगा। एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, जो सबको लेके चलता है। एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। तो इंडिया में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इंडिया में किस टाइप की फेडरलिज्म है, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। देख लो, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है। यूएस में तुम्हारा कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म है। अच्छा, अभी तक का स्पेन, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड का क्वेश्चन नहीं आया, यूएसए और इंडिया का क्वेश्चन आ गया है। पूछा गया है कि होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म कहाँ पे, तो इंडिया में। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म कहाँ मिलेगा तुमको, यूएसए में। बस इतना ही याद करना है, ये सब छोड़ दो। पढ़ते हैं। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि समझना, यूएस में क्या है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, जिसका मतलब क्या है, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट। यहाँ पे सेंटर को भी 50% पावर दिया गया, स्टेट को भी 50% पावर दिया गया। तो हम यहाँ सेंटर को भी तोड़ सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। हम यहाँ पे स्टेट को भी डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक मिनट, इनडिस्ट्रक्टेबल, सॉरी सॉरी, नहीं तोड़ सकते, सॉरी। दोनों का पावर बराबर है ना, दोनों का पावर बराबर है। तो ना तो हम सेंटर को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रक्शन मतलब बर्बाद, और ना ही हम स्टेट को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का पावर बराबर है। तो इंडिया में, यूएस में इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है और इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट है। ना ही यूनियन को तोड़ सकते हैं, ना ही स्टेट को, क्योंकि दोनों के पास 50-50 पावर है, कोई एक दूसरे को तोड़ नहीं सकता। यूएस में यूनियन इनडिस्ट्रक्टेबल है और डिस्ट्रक्टेबल स्टेट है। हम यूनियन को नहीं तोड़ सकते हैं इंडिया में, है ना, इसको नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन स्टेट को तोड़ सकते हैं, क्योंकि स्टेट कमजोर है, वीक है, और सेंटर स्ट्रांग है। समझ में आ गया। यूएस में इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है और इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट है, क्योंकि दोनों को 50-50 पावर दिया गया। यूएस में तुम देखोगे तो इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन मिलेगा, यूनियन को तोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि वो स्ट्रांग है, जबकि स्टेट को बर्बाद कर सकते हैं, डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, है ना। यूएस में तुमको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा और इंडिया में तुमको फ्लैक्सिबल और रिजिड दोनों मिलेगा। यूएस में तुमको प्योर फेडरलिज्म मिलेगा, इंडिया में तुमको क्वाजी फेडरलिज्म मिलेगा या सेमी फेडरलिज्म। इंडिया में तुमको ड्यूअल सिटीजनशिप मिलेगा और यूएस में ड्यूअल सिटीजनशिप मिलेगा और इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप मिलेगा। ये फेडरलिज्म का सारा फीचर। अब आ जाओ, अगर तुमसे ये पूरा पढ़ना नहीं है, देख के डरना मत, चलो आ जाओ। सिमेट्रिकल किसको बोलते हैं, जब एक लैंड को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं।
बराबर हुआ, ठीक है। तो इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल, ठीक है। अगर तुमसे पूछे सिमेट्रिकल फेडरलिज्म कहाँ, यूएस में, क्योंकि यूएस में क्या है, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर बराबर बराबर डिवाइड है, एकदम सिमेट्रिकल लैंड के जैसा। तो इसलिए यूएस में तुमको सिमेट्रिकल फेडरलिज्म मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पावर बराबर बराबर डिवाइड है, बराबर बराबर पावर दिया गया, बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, जितना सेंटर उतना स्टेट को भी। इंडिया में अगर तुम देखो कि फेडरलिज्म है वो ऐसे है, एसिमेट्रिकल है, क्योंकि ये लैंड बराबर बराबर डिवाइड नहीं हो रही है, सेंटर स्ट्रांग है, फेडरलिज्म वीक है, तो इस वजह से इंडिया में एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है। अब हम एक बार पढ़ेंगे यूनिटी गवर्नमेंट के बारे में भी हम पढ़ें। यूनिटी गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, सिंगल गवर्नमेंट, है ना, सिंगल पावर सेंटर के पास ही होगा। ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, तुमको यहाँ पे यूनिटी गवर्नमेंट मिलेगा। क्वाजी फेडरलिज्म तुमको इंडिया में मिलेगा, और फेडरल गवर्नमेंट तुमको यूएस, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट जहाँ पे पावर बराबर बराबर डिवाइड है, देखो पावर यहाँ पे क्या है, दो लोगों के बीच में बराबर बराबर डिवाइड है, 50% 50%। क्वाजी फेडरलिज्म में पावर डिवाइड है, लेकिन सेंटर को दिया गया 70% पावर और स्टेट को दिया गया 30% पावर। यहाँ पे सिर्फ सेंटर को पावर दिया गया, स्टेट को नहीं। है स्टेट है, लेकिन पावर सिर्फ सेंटर को दिया गया 100%। फेडरलिज्म पे चलने के दो रास्ते हैं, एक को बोलते हैं इंटीग्रेशन और एक को बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। नंबर ऑफ मिलिट्री वीक ऑफ इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट कम टुगेदर। इंटीग्रेशन फेडरलिज्म कैसे बनता है, बोले जब यूएस में फेडरलिज्म कैसे बना, बहुत सारे कमजोर मैं क्या बोलती थी, यूएस में बहुत सारी लड़ाई होती थी पहले, तो अलग अलग स्टेट थी, इंडिपेंडेंट स्टेट थी, ठीक है ना, सब अलग अलग स्टेट थी। और अब अलग अलग स्टेट है तो कमजोर भी रहेगी, थोड़ा थोड़ा स्टेट। सारे स्टेट ने मिलके बोला क्यों ना हम लोग एक साथ आपस में आते हैं, कमिंग टुगेदर करते हैं और एक ही स्टेट बनाते हैं, है ना, और उसी स्टेट का नाम रहेगा यूएसए, ठीक है। इसलिए इंडिया में कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म है और इंडिया में इंट्रीगेशन है, इंट्रीगेशन फेडरलिज्म है। यूएस इज द फर्स्ट ओल्डेस्ट फेडरेशन, यूएस पहला कंट्री है ओल्डेस्ट फेडरेशन, जहाँ 1787 में ही इन्होंने क्या किया था, फेडरलिज्म को स्टैब्लिश कर दिया था, और उसके बाद अमेरिकन रिवोल्यूशन भी यहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, देखो स्टार्टिंग में सिर्फ 13 कंट्री थी, सिर्फ 13 कंट्री ने बोला चलो हम लोग आपस में मिलके यूएस बनाते हैं, इन्होंने यूएस बनाया कमिंग टुगेदर मिलके, ठीक है। अभी 50 स्टेट है, सारे स्टेट मिलके क्या करते हैं, फेडरली मिलके चलाते हैं। पहले यूएस अलग 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 स्टेट था, कोई भी हमला कर देता था, 13 कंट्री ने बोला, 13 अलग अलग इंडिविजुअल इंडिविजुअल स्टेट था, अलग अलग कंट्री टाइप का। इन्होंने बोला क्यों ना हम लोग मिलके एक यूनिटी बनाते हैं, इंटीग्रेशन बनाते हैं, और उसका नाम रखेंगे यूएसए, ठीक है। और हम लोग पावर बांट देंगे, से जितना पावर सेंटर को देंगे उतना पावर स्टेट को भी देंगे, हर एक स्टेट को, ठीक है। जैसे 13 स्टेट था तो 13 स्टेट को दिया गया 50%, और सेंटर पे जो हेड बैठेगा भाई उसको भी देंगे 50%। डिसइंटीग्रेशन का मतलब एक बिग यूनिटी स्टेट कन्वर्ट इनटू फेडरेशन। कनाडा, कनाडा में ऐसा हुआ था कि एक यूनिटी स्टेट था लेकिन वो फेडरेशन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। बाकी यार कुछ पढ़ना नहीं, खत्म हो गया फेडरलिज्म, ठीक है। फेडरलिज्म खत्म। आज कितना टॉपिक हुआ, फेडरलिज्म हुआ, फंडामेंटल ड्यूटीज हुआ, केस हुआ ना, 3 हुआ, ज़्यादा नहीं है, एक दो हाँ, क्लास चलेगा उसके बाद हो जाएगा। आज की क्लास में यहीं तक रख रही हूँ, ओके। कल से मैं कोशिश कर ओके, कल से मैं कोशिश करूँगी कि 7 बजे से क्लास हो जाए, ठीक है। बाकी मॉर्निंग में क्लास करते हैं।